खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अजय और प्रियंका। भारतीय बाजार के लिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का दिन और इस वक्त अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार से संकेत जो है मिले जुले आ रहे। एसजीएक्स निफ्टी ऑफ कोर्स आपके स्क्रीन पर आप हरे निशान में देख रहे हैं, लेकिन चीन हांगकांग के बाजार में बिकवाली का दबाव और बीती रात हमने देखा कि मिले जुले लेवल्स के साथ ही अमेरिकी बाजार में भी कामकाज क्लोज हुआ। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग अजय। अजय, वैसे तो इवेंट स्पेसिफिक दिन है, लेकिन ये इवेंट जो है इसका आउटकम ऑल इन ऑल कह सकते हैं आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी हम जानते ही हैं, विदेशी बाजार मिले जुले। देखिए, विदेशी बाजारों से जैसा मैं पहले ही बता रहा हूँ कि 15-20 दिन से हम विदेशी बाजारों से इंपैक्ट हो ही नहीं रहे। हम अपनी अलग चाल चल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में कोई खास क्लियर क्यूज नहीं है। Correct. कल शाम को हमने यूएस मार्केट में कुछ कमेंट्री आनी देखी। येलेन मैडम ने कमेंट्री दी, रे डालियो जो सबसे बड़े दुनिया के बॉन्ड ट्रेडर हैं उन्होंने कमेंट्री दी, और एक सेंस ये आ रहा है, बोफा ने भी एक नोट निकाला कि सेल ऑन रैलीज का माहौल बनाना चाहिए क्योंकि ये अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है और फेड अभी भी यहाँ से रेट बढ़ाएगा। इनफैक्ट एक फेड के एक गवर्नर ने भी यही बोला है कि अभी कंट्रोल में नहीं आई हैं चीज़ें, तो उसको देख के थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको यूएस मार्केट में नजर आई, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि भारतीय मार्केट एक अलग तर्ज पर चल रहा है इस समय, पिछले कुछ दिनों से एक तरह से डीकपल्ड हो चुका है और आपने लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में देखा भी बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट सा आया। तो अब जब 14 तारीख को फेड पॉलिसी, उसके पहले कमेंट्री आएगी, लेकिन बाजार जो है उस कमेंट्री के अंदर बहुत सहमा हुआ नहीं जा रहा है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा बस, वो ये है कि कल जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रही हैं, लेकिन उससे पहले जो वॉलिटिलिटी है, चाहे इंडिया विक्स हो चाहे ग्लोबल विक्स हो, वो कमजोर है। तो बहुत ज्यादा कॉशन भाव में दिख नहीं रहा है। तो यूएस मार्केट से और ग्लोबल मार्केट से भी कोई बहुत ज्यादा चिंता के संकेत नहीं है। लग रहा है 13 जून तक वेट करना पड़ेगा जब तक सीपीआई का नंबर नहीं आता। ठीक है, चलिए, ये तो हुए विदेशी मार्केट के संकेत, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स में जहां ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी भी इतनी बड़ी बढ़त दिखा रहा है। सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी को देखिए आज तो 50-60 पॉइंट ही रह गए हैं। आरबीआई पॉलिसी से पहले कई सारे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस में बाइंग आई है, लेकिन बैंक्स बहुत ज्यादा नहीं चले हैं। आज कैसे ट्रिकी होगा थोड़ा ट्रेड करना आज? देखिए, बैंक ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पहले बना दिया था। ये तो है। 44,200 के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है कल बैंक्स की, वो काफी मजबूत है। डेटा साहब, कल लास्ट आवर ट्रेड अगर आप इंट्राडे निफ्टी और इंट्राडे दिखाएंगे बैंक निफ्टी, तो आपको ओवरऑल नजर ये आएगा कि निफ्टी लैग कर रहा था, अब वो ब्रेकआउट के सेंस में आ रहा है। ये देखिए 18,700 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो बहुत मजबूती का साइन है निफ्टी के लिए। और निफ्टी का जो कॉम्पोजिशन है इस बार क्या चल रहा है, आपको कंज्यूमर स्टॉक्स नजर आ रहे हैं चलते हुए, ऑटो ने ऑलरेडी एक मूव दिखा दिया है। उसके बाद आपको कल एनर्जी स्टॉक्स नजर आए चलते हुए, आईटी स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। तो कॉम्पोजिशन रिलायंस के बिना भी और कुछ बैंक्स के बिना भी बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन, आईटीसी ऑफ कोर्स लाइफ टाइम हाई पे आ गया है। तो ब्रेकआउट कर रहा है। बैंक्स थोड़ा सा साइड स्टेप हो गए जैसा कि प्रियंका बता रही थी, लेकिन बैंक्स ने ऑल टाइम हाई अपना पहले बना दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 44,200 के ऊपर का क्लोज बैंक निफ्टी, 18,700 के ऊपर का क्लोज जो निफ्टी का है वो मजबूती का साइन है। मैं आपकी एक बार नजर लेकर जाना चाहूंगा, एफआई वापस 3 दिन के गैप के बाद आ गए और वो भी 1300 करोड़ का बाइंग आया है। तो जब तक ये लिक्विडिटी रहेगी आपको बाजार में बाय ऑन डिप्स का रुझान लगेगा और अगले हफ्ते 10 दिन में ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार जा सकता है। बिल्कुल मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आई है, वहां पे हो रहा है असली एक्शन, और ये बात दिखा रहा है कि बाजार बहुत वाइब्रेंट है, बहुत जागरूक है और ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर एक्टिव है। ये देखिए कितनी मजबूत 1% की गेन के साथ मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेके आई है। तो आज जब आरबीआई की पॉलिसी के पहले बाजार इतना मजबूत हुआ है, तो यानी बाजार डरा हुआ नहीं जा रहा है इस पॉलिसी में। रेट पॉज तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, बाजार ऑलरेडी मान के चुका है कि पॉज आएगा। बाजार की नजर की आरबीआई की कमेंट्री पे दो चीजों पे, एक ये ग्रोथ कैसी हो रही है हमारे देश में। जी हाँ, सबको पता है सुपीरियर ग्रोथ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अनुमान क्या है, स्पेशली जो Q4 जीडीपी आया उसके बाद बाजार जानना चाहेगा कि आरबीआई का अनुमान ग्रोथ का क्या है। हेल्दी ग्रोथ ओरिएंटेड कमेंट्री आएगी, बाजार को और बल मिल सकता है। इन्फ्लेशन में बाजार आरबीआई का नजरिया क्या है, क्या उन्हें लगता है कि डेटा वाकई सपोर्ट कर रहा है हॉकिश डविश स्टांस? अगर वो कहते हैं कि हाँ साहब डेटा बहुत सपोर्टिव है, इन्फ्लेशन नीचे आने वाला है, और कुछ अपनी खुद आरबीआई इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन को नीचे करता है, तो बाजार को बल मिलेगा। तो इन दो चीजों पे बाजार की आज नजर रहेगी मार्केट स्टैंड पॉइंट से, आरबीआई की कमेंट्री से। चलते हैं डिम्पी के पास और जानते हैं कि लेवल्स में कहां पे काम हो रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स बताइए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एफआईआईज क्या कर रहे हैं? डिम्पी, गुड मॉर्निंग।
देखिए अजय, अब आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग। इस बीच जो मार्केट के अंदर आज का ट्रिगर रहेगा ना, वो आरबीआई का ही रहेगा और आरबीआई ही तय करेगा कि आज हम ऑल टाइम हाई आज में टेस्ट करेंगे या फिर हमको थोड़ा समय लगने जा रहा है। नो डाउट एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एफआईज ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं एक एक करके आंकड़े आपकी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। पहले आऊँगा निफ्टी पे कि निफ्टी के अंदर एक्चुअली कल क्या हुआ है। अगर आप निफ्टी के नंबर्स वगैरह चेक कर रहे हैं तो कल 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। मेरे को याद नहीं है कि इस पूरे साल के अंदर कभी ऐसा हुआ हो कि हमने सीरीज को पहले 10 दिन के अंदर 8% का ओपन इंटरेस्ट देखा, वो भी इवेंट से पहले। ये सोची समझी खरीदारी है। ये अभी आप जो कह रहे थे ना कि हम पॉलिसी के अंदर जा रहे हैं तो हम डर के नहीं जा रहे हैं, ये उसी का एक सूचक है कि आप डर के तो नहीं जा रहे हो, लेकिन क्या आप ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दोगे, उसको लेकर मेरे को थोड़ा सा एक डाउट इसलिए रहता है क्योंकि ये डिस्काउंटेड भी है मार्केट के अंदर। अगर आज थोड़ा भी आरबीआई गवर्नर थोड़ा ऊपर नीचे कर दें तो फिर हो सकता है कि यही जो प्रेशर कल बना है ना 8% का, ये वापस नीचे लेके आने में भी काम करेगा। तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ करें। बट हाँ, आप स्ट्रेंथ बहुत अच्छी लेके जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए निकाला है। अब रेजिस्टेंस ना सीधा ऑल टाइम हाई है। उससे पहले का जो रेजिस्टेंस 700 का था वो ऑलरेडी हमने कल उसके ऊपर क्लोज किया है, तो अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अब सीधा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है और 19,000 उसके बाद एक नया लेवल आपको मिल जाएगा। आते हैं बैंक निफ्टी पर। कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ? बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे क्योंकि बैंक निफ्टी का ज़्यादा सरोकार है इस पॉलिसी से, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं था। वो करीब 1/4%, माफ कीजिए 1.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ एडिशन में था और वो 44,275 में जाके बंद हुआ है। हालांकि उसमें प्रीमियम है 120 पॉइंट का, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई जो उसने लास्ट टाइम का बनाया हुआ है उसके तो ऊपर ही चल रहा है, स्पॉट में भी और साथ ही साथ फ्यूचर्स में भी। एक पॉइंट और है, इसके अंदर 120 पॉइंट का प्रीमियम है। इसका मतलब इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है। बैंक निफ्टी को लोग अभी भी मानते हैं कि ठीक है अभी निफ्टी की बारी है, हम थोड़ा पीछे भी हो जाएंगे तो हमको दुख और दर्द नहीं होगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी वालों को पूरा सुकून है, पूरी शांति है। आ जाते हैं पुट कॉल रेशो पे। पुट कॉल रेशो बियर्स के फेवर में भी नहीं है और बुल्स के फेवर में भी नहीं है। मैं बोलूँगा 1:1 चल रहा है। इसलिए आज का ट्रिगर आरबीआई की पॉलिसी है। आरबीआई की कमेंट्री आज ये तय कर दे कि आज में हम ऑल टाइम हाई लगाने वाले हैं कि हम थोड़ा दिन और लेंगे इसको ऑल टाइम हाई को लगाने में। आते हैं फिर हम पुट कॉल रेशियो वगैरह पे। अगर आप पीसीआर वगैरह भी चेक कर रहे हैं और विक्स भी चेक करेंगे तो विक्स भी कुछ नहीं कर रहा, वो भी एक रेंज में ही है। मैंने आपको कई बार बताया कि 11 से 13.5 का विक्स कोई मतलब नहीं रखता और आप इसमें ऑल टाइम हाई भी लगाएंगे, आप 18,500 को टेस्ट करने भी जाएंगे। आ जाते हैं एफआईज ने कल क्या काम कैच किया। रिटेल सेगमेंट, माफ कीजिए फ्यूचर सेगमेंट पे तो कल एफआईज ने 1382 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर हल्की सी बिकवाली हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा, खराब आंकड़ा नहीं है और ये अच्छे आंकड़ों में गिना जाएगा कि जब आप ऑल टाइम हाई के आसपास होते हैं, थोड़ा स्ट्रेच्ड मार्केट है, उसके बीच में भी 1300 प्लस करोड़ रुपए के अगर नंबर आ जाए तो उसको बुरा ना माना जाए। उसके बाद आते हैं रिटेल ने कल क्या किया। थोड़े बहुत फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे हैं और एफआईज ने कल करीब थोड़ा बहुत फ्यूचर्स उन्होंने भी खरीदे हैं। ये कुछ एक नंबर्स हैं। हमने ऑप्शंस का डाटा जब चेक किया तो उसके अंदर हमको साफ पता लग रहा है कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस एग्रेशन के साथ वो बनी है 18,500 की कॉल्स के ऊपर। इसलिए आप पक्का मान लीजिए कि 18,500 आपका नया बेस बन चुका है, अब ये जल्दी जल्दी नहीं जाएगा। चेंज हुआ है और अब नया बेस है 18,500। और क्लियरली अगर आप देखेंगे पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग्स जो है वो 50 से 60% के आसपास देखने को मिली और रिटेल लॉन्ग होल्डिंग्स भी इन्हीं स्तरों पर 40 से 50% के पार देखने को मिली है। फ्रेश लॉन्ग्स निफ्टी के लिए ट्रेंड है और शॉर्ट कवरिंग इस वक्त बैंक निफ्टी पर ट्रेंड। लेकिन एफएनओ को डेटा को ध्यान में रखते हुए डिम्पी कौन से 2 स्टॉक्स हैं जिस पर आज नजर रखनी चाहिए? देखिए वैसे तो चुने जा सकते थे आप सीमेंट कंपनीज को, मेटल्स को, इन सब में ध्यान दे सकते थे, लेकिन हमने क्या किया है कि थोड़ा ना आपको सेफ वाले 2 काउंटर्स चुन के लेके आए। एक तो मेटल्स का, क्योंकि अभी मेटल्स थोड़ा पीछे हटा हुआ है और अगर मार्केट को यहाँ पे टिकना है तो चर्निंग के हिसाब से उसको अब आगे आना होगा। कल आप सारे मेटल काउंटर्स चेक कर लो, सेल, एनएमडीसी, जिंदल स्टील, सबके अंदर कहीं ना कहीं छोटे मोटे ब्रेकआउट्स आते हुए दिखे। हमारा आज फ्रेश लॉन्ग पोजिशन से पहला काउंटर है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे ताज़ा खरीदारी हुई है। ये डाउन चैनल का ब्रेकआउट, असल में शेयर पहले नीचे जा रहा था उसके ऊपर आ गया अब ये, यानी कि इसको ब्रेकआउट कहेंगे हम। और दूसरा, इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 4% का है। किसी भी मेटल वाले काउंटर्स में ठीक इवेंट से पहले 4% का ओआई बनना ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए सेल को आप ध्यान रख सकते हैं। चुनने को हम एनएमडीसी भी रख सकते थे, लेकिन थोड़ा स्लो मूवर है, सेल आपका जल्दी काम कर देगा। दूसरा भी आज हमने लॉन्ग ही पोजिशंस को चुना है, वो है बलरामपुर चीनी। ये भी सेफ्टी से है। देखिए पॉलिसी से इन दोनों शेयर्स का कोई खास सीधा सीधा सरोकार भी नहीं होगा। एक तो चर्निंग के हिसाब से आना है मेटल
मेटल्स को, और दूसरा एक कमोडिटी के हिसाब से शुगर काउंटर्स के अंदर कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिखा है। बलरामपुर चीनी इकलौता F&O का शेयर है, इसलिए ज़्यादातर पोजीशंस यहीं आके रुक जाती हैं। तो इसलिए वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वो भी ठीक है। ओपन इंटरेस्ट करीब 3% का बना है और अपने चैनल का रेंज का ब्रेकआउट भी किया है, इसको एनगल्फिंग कहते हैं। पिछले 15 दिनों का आप छोटी छोटी कैंडल्स देखेंगे ना, वो 1% की थी। कल में इसने 3-4% मूव देने के बाद वो सारा का सारा एनगल्फ कर लिया, खा लिया। तो अब ये हो सकता है नए लेवल्स पे आपको वापस पहुंचता दिखे, इसलिए आज पॉलिसी से थोड़ा इम्पैक्ट लेस होते हुए बलरामपुर चीनी और सेल, इन दोनों पे आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं। डिम्पी, चलिए किरण जानी कपिल शाह से समझते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, स्पेसिफिक स्टॉक आइडियाज। किरण, कपिल, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए। कपिल, आपसे स्टार्ट करते हैं। कल जो लास्ट आवर ट्रेड में निफ्टी में एक ब्रेकआउट सा नजर आया, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या वो वाकई ब्रेकआउट था और क्या ये रेंज एक्सपैंड हो रही है जो 18,500-600 क्रॉस नहीं कर पा रहा था? वो हम निफ्टी का ग्राफ भी लेके आएंगे। 700 के ऊपर बंद हुआ है, क्या इट इज मैटर ऑफ टाइम न्यू हाई निफ्टी पे आ जाएगा? यस जी, तो जिस हिसाब से हमने निफ्टी का एक ओवरऑल रूट देखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट हमें अभी 10 से 11% की अपसाइड मोमेंटम देखने मिल गई है। तो जैसे ही ये आपका कहते हैं ना कि 60 डिग्री राइजिंग मूव आ रहा है, और इस 60 डिग्री राइजिंग मूव में हम एक लगातार देखते हैं कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो हम 10 पीरियड की देखते हैं, 9 पीरियड की देखते हैं, लगातार उसको एक सपोर्ट लेवल लेते हुए प्राइसेस ने ऊपर का मूव किया हुआ था। कल का दिन काफी अच्छा ब्रेकआउट था, इसके पिछले के 5 से 6 दिन का हम देखते हैं तो मार्केट का सिर्फ 200 पॉइंट का एक दायरा बना हुआ था। तो ये जो अपसाइड मोमेंटम आती है और बीच में पॉज लेता है और बाद में फिर से अपसाइड मोमेंटम आती है, वो एक काफी हेल्दी साइन है कि जो आपकी पहले की अपसाइड मोमेंटम आई हुई है उसको थोड़ा सा मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है, फिर से एक स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा है और फिर से एक ब्रेकआउट दे रहा है। और कल का जो दिन का ब्रेकआउट था तो काफी 4 से 5 दिनों से 18,650, 18,700 जो एक पहले का रेजिस्टेंस लेवल भी था, वहां पे मार्केट एज अ होल्ड ले रहा था। लेकिन कल के दिन में क्लोजिंग बेसिस पे एक अच्छा सा हमें क्लोजिंग का ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट एक सस्टेनेबल है और हम आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई के लेवल के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। क्या ऑल टाइम हाई के लेवल के पास निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है कपिल की स्ट्रैटेजी। किरण से भी समझते हैं कि वो इंडेक्स पे क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। बैंक्स कब वापस आ रहे हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स। किरण बताएं आज आपकी इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एफआईआई का जिस तरह से रुझान है मार्केट के अंदर वो काफी पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में वो स्टार्टिंग ऑफ द मे मंथ कंटिन्यू बाय कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से डेरिवेटिव में भी हम डेटा देख रहे हैं कि बाय मिड मे मंथ हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में कंटिन्यू वो लॉन्ग साइड पे पोजीशन लेके जा रहे हैं। अब कल का अगर हम डेटा देखेंगे तो पुट राइटिंग काफी जमके हुई है। अब आज आरबीआई की पॉलिसी है, लेकिन उसके सामने इंडेक्स के अंदर 2,25,000 लॉट की पुट राइटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ओवरऑल एफआईआई मार्केट के ऊपर पॉजिटिव है। अब अगर मैं निफ्टी का पीसीआर रेशियो देखूं तो 1.35 है आज की एक्सपायरी का। आज आरबीआई की पॉलिसी भी है और उसके दिन अगर 1 के ऊपर पीसीआर रेशियो है तो ये काफी हेल्दी पीसीआर रेशियो माना जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 18,500 18,600 के ऊपर जिस तरह से पुट राइटिंग हुई है, कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दे रहा है। साथ ही साथ 18,700 के अंदर भी 2,40,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स होल्ड कर रहे हैं। तो आज के लिए इंट्राडे के लिए हम देखेंगे 18,700। जब तक इंट्राडे में 18,700 होल्ड है इवन आफ्टर आरबीआई पॉलिसी, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ शार्प शॉर्ट कवरिंग ऑन कॉल साइड, जहां पे 18,700 18,800 के अंदर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आज है तो कल में हम एक निफ्टी के अंदर देखिए अनटिल एंड अनलेस 18,700 टूटता है तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमने नीचे हायर लोज बनाए हैं तो 18,500 18,600 जो है वो डिमांड जोन रहेंगे। कोई भी डिप आता है तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। हमारे डिप के अंदर 18,500 से 550 के बीच में अगर मार्केट आता है तो हम लॉन्ग की सलाह देंगे। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है वो 18,490 का हमें मेंटेन करना है और ऊपर में 18,900 19,000 तक के टारगेट हम निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट एक वीक के अंदर। सिमिलर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था 44,200 वो कहीं ना कहीं एक हर्डल है, लेकिन कल हमने देखा कि वो 44,200 के ऊपर सस्टेन हो गया। यहाँ पे आप पीसीआर रेशियो देखोगे तो 1 के नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं कल जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग हमने देखा है 44,000 के कॉल राइटिंग में और 44,200 के कॉल राइटिंग में, आज अगर आरबीआई की पॉलिसी के आने के बाद मार्केट 44,200 के ऊपर टिक जाती है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वहां पे एक साथ शॉर्ट कवरिंग देखेंगे जो मार्केट को 44,500 44,600 तक भी ले जा सकते हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर एट करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 44,000 के आसपास तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। 43,900 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 44,800 आज में हम बैंक निफ्टी में आता हुआ देख सकते हैं। तो दोनों इंडेक्सेस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी।
गिरावट में खरीदारी की स्ट्रैटेजी दोनों इंडिसेस पर और दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कॉल आती हुई, तो एक सुर में दोनों एक्सपर्ट्स जो हैं बाजार पर अपना कॉन्फिडेंस इंडेक्स वाइज बता रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस क्या है ये भी जानते हैं। कपिल, वैसे तो कल हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छी तेजी अच्छा एक्शन था, लेकिन मेटल्स और केमिकल्स ने अच्छी मजबूती सरप्राइजिंगली दिखाई थी। क्या इसी स्पेस से आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हैं? बेसिकली केमिकल स्टॉक से मेरा एक स्टॉक है एसआरएफ। तो एसआरएफ स्टॉक पे मैं एक अपना पॉजिटिव व्यू रखता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली मार्केट अभी काफी अच्छा मूव हुआ था, 10% मूव हुआ था, लेकिन केमिकल स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स ने इतना मूव नहीं किया हुआ। लेकिन कुछ कुछ केमिकल के स्टॉक्स है जहां पे एक अच्छा सा फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। लेट्स से एसआरएफ का एक स्टॉक है जो काफी दिनों पहले उसने एक अपनी इन्वर्टेड हेड एंड कप एंड मींस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाई हुई थी और उसका हमें एक अच्छा सा मूव भी देखने मिला था। समय जाते प्राइसेस का एक रिटेस्ट हुआ था और यहाँ से फिर से हमें एक अपसाइड मोमेंटम आता है। तो ये काफी एक हेल्दी साइन होती है कि स्टॉक का रिटेस्ट करना और फिर से एक अपसाइड का मूव की ओर बढ़ना। तो स्टॉक ने कल भी जो इसके 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन पे जो रेजिस्टेंस लेवल थे उस रेजिस्टेंस लेवल को एक अच्छे से क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे एसआरएफ पे मुझे मेरा एक बाय का कॉल रहेगा 2560 के लेवल पे। स्टॉप लॉस 2500 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 2680 के हमें आते हुए देखने मिलेंगे। ये काफी एक आध वीक के समय अवधि का कॉल होगा। और दूसरा जो कॉल मेरा होगा वो एस्कॉर्ट का है। मार्केट 10% से बढ़ा हुआ है, लेकिन इस अपसाइड मोमेंटम में एक ही सेक्टर है जो लगातार बढ़ता जा रहा था, वो था एक ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर में भी हमें काफी इंट्रा प्ले देखने मिला होता कि सबसे पहले हमें ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स चलते हुए देखने मिले थे, उसके बाद में टायर स्टॉक्स हमें चलते हुए देखने मिले थे, अभी के टाइम पे 2 एंड 3 व्हीलर स्टॉक्स चलते हुए आते हुए देखने मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद में भी अभी ट्रैक्टर स्टॉक में कुछ हमें एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक बाय का कॉल एस्कॉर्ट पे रहेगा, जहां पे जिसका लेवल 2225 करंट मार्केट प्राइस, वहां पे एक खरीदी की राय रहेगी। 2160 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2350 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो आपके ये कुछ स्टॉक्स हैं, किरण से भी समझते हैं कि उनकी रिकमेंडेशन कहाँ है आज। किरण बताएं। सो हमारी 2 रिकमेंडेशन है। एक न्यू एज आईपीओ वाले जो स्टॉक है, यानी कि पेटीएम की मैं बात करूं, हम 600 से ऑलरेडी इस पेटीएम के अंदर बुलिश है। ऑलरेडी 740 तक के हमारे टारगेट्स अभी अचीव हो चुके हैं। अब हम इसको वापस रीरेट कर रहे हैं। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो 730 से 700 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। कहीं ना कहीं इंट्राडे के ऊपर हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देख रहे हैं। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम इसको गिन सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है और जिस तरह से अक्रॉस द मार्केट हम तेजी देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि पेटीएम यहाँ पे आउट परफॉर्म ऑलरेडी किया हुआ है और भी आगे कर सकता है। तो 727 के आसपास का पेटीएम का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 760 का हमारा टारगेट रहेगा। 709 एज अ स्टॉप लॉस हम पेटीएम में मेंटेन करेंगे। दूसरा कॉल है वो मेटल के अंदर है, जिंदाल स्टील। ये लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं 520-510 के आसपास बॉटम बना है, हमने वहां से बाय कॉल दिया था। 530 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब हम इसको रीरेट कर रहे हैं, 30 के आसपास लॉन्ग करके जाएंगे। डेली चार्ट के ऊपर अब क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग सक्सेसफुली कर दिया है। तो जिंदाल स्टील एंड पावर हम लॉन्ग करके जाएंगे। 545 का हमारा टारगेट रहेगा और 520 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे जिंदाल स्टील के अंदर। बिल्कुल, तो चलिए ये कॉल्स हैं टेक्निकल आइडियाज़ हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, देखिए ऑटो सेक्टर तो लगातार फोकस में है ही, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट से खास बातचीत की है हमारे नेटवर्क ने। 8:40 पर हीरो मोटोकॉर्प के निरंजन गुप्ता कंपनी के सीईओ से हम बातचीत करेंगे। क्या हीरो मोटोकॉर्प के हीरो 2.0 प्लान, इस पर विस्तार से बात होगी और साथ ही नए सीईओ निरंजन गुप्ता की क्या है प्राथमिकता, स्ट्रैटेजी क्या होंगी, अब बिजनेस स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जिस पर खास तौर से नज़र रहेगी, इस पर विस्तार से सारा का सारा एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन आपके लिए 8:40 पर। आइए आगे बढ़ते हैं और बाजार में कौन से शेयर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। सेगमेंट लेकर आए हैं शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है डील स्पेसिफिक न्यूज़ पे फोकस करते हैं और सबसे पहला स्टॉक आता है दीपक फर्टिलाइजर्स। और यहाँ पे जो है अनिरुद्ध अंबानी जो प्रमोटर है अर्थ वेंचर फंड के, उन्होंने जो है ऑलमोस्ट कह सकते हैं 0.66% स्टेक्स की जो है एक्विजिशन की है। सेलर जो है स्मॉल कैप वर्ल्ड कप फंड है। डीलिंग भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे इस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने लगभग 2 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। और वहीं पे अगर आप स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रीबाक्स ने भी जो है लगभग 11 लाख शेयर्स की जो है ओवरऑल एक्विजिशन की है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहने वाला है वो है आपका एथर इंडस्ट्रीज, जहाँ पे उनको जो एग्रीमेंट साइन की है यूएस बेस्ड लीडिंग ग्लोबल फील्ड सर्विसेज कंपनी में। और याद रखिए कंपनी को लगभग 300 करोड़ का रेवेन्यू सालाना आ सकता है, ये कंपनी का आया है न्यूज़। इसके
इसके अलावा इनसाइडर ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर एक्शन देखने मिली। आईआरबी इंफ्रा में लगभग 5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन हुई है जून के महीने में। और बात करें जाइडस वेलनेस की, यहाँ पे प्रमोटर 61,000 शेयर्स का एक्विजिशन किया है। और आखिर में बात करूँगा उषा मार्टिन का, जहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। चलिए कुछ और स्टॉक के बारे में बात करते हैं। इनमें से एक स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप मेरा फेवरेट चार्ट ले आइए, 6 महीने का चार्ट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर बड़ा दिग्गज कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक करेक्टिव फेज में चला गया। दोनों दीपक फर्टिलाइजर अगर आप देखें और बड़े जितने भी स्टॉक हैं 6 महीने में देखिए कहाँ पे आ गया ये 820 वाला 560 पे। अब ये अर्था वेंचर्स के प्रमोटर जो अनिरुद्ध दमानी जी हैं, उन्होंने 8 लाख शेयर कर लिए हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये राधा किशन दमानी, रमेश दमानी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बाजार में इस तरह की बातचीत भी हो रही है। हमने पहले ही R&D कर ली अपनी, लेकिन एक बड़े HNI इन्वेस्टर हैं। अब उन्होंने दीपक फर्टिलाइजर इस भाव पे लिया है 6 महीने के लोएस्ट भाव पे। थोड़ा लंबा चार्ट भी दिखाएं, चार्ट्स क्या कहते हैं इसमें। मैं बता दूं आपको कि सेलिंग एक्चुअली 22-23 लाख शेयर की थी, इन्होंने 8 लाख शेयर लिया। बाकी के 10-12 लाख शेयर HNI ने, रिटेल ने एब्जॉर्ब कर लिए। फिर भी 8 लाख शेयर, 8.5 लाख शेयर इस भाव पे लिए, तो एक रेडार पे आ गया सबके। केमिकल में वैसे ही टर्न अराउंड हो रहा है, केमिकल स्टॉक्स इन्होंने, कपिल ने भी आज सुबह सुबह लिए। तो कपिल लगे हाथ दीपक फर्टिलाइजर का भी चार्ट देख के बताएं, क्या इसके अंदर एक बॉटम हो रहा है क्या, या अर्ली रहेगा, कैसे इसको अप्रोच करें। दीपक फर्टिलाइजर का मैं मंथली चार्ट यहाँ पे देखता हूँ तो उसके काफी टाइम पहले का हाई एक 1050 का था और भी 558 का चल रहा था, तो तकरीबन 50% का हमें करेक्शन देखने मिला हुआ है। और ये जो मार्केट के अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है, तो कहाँ ना कहाँ पे एक फर्टिलाइजर स्पेस का जो एक मोमेंटम था वो हमें एक मिसिंग देखने मिला हुआ है। स्टॉक प्राइस काफी अच्छा करेक्ट किया हुआ है और जो उसके लॉन्ग टर्म के सपोर्ट लेवल थे 480 के लेवल के यहाँ से काफी करीब आ गया है स्टॉक। तो स्ट्रक्चर वाइज में अगर यहाँ पे देखता हूँ तो 530 जो एक वीकली चार्ट पे सपोर्ट आ रहा है और उसके नीचे 480 का एक सपोर्ट लेवल आ रहा है मंथली चार्ट पे। तो स्टॉक ने एक गिरावट देख यहाँ पे एक स्टेबलाइज तो हो रहा है वैसे, लेकिन अभी जो हम एज ए ट्रेडर जो स्टॉक में मोमेंटम देखते हैं वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सबसे पहला सपोर्ट लेवल इसका कुछ करंट लेवल ही है 550 के यहाँ पे, और इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 480 का है, लेकिन मोमेंटम कम है अभी इसमें। ये दीपक फर्टिलाइजर पर राय हो गई। IRB भी लेके आई है। सारे स्टॉक्स अगर आप देखें, इंफ्रा स्टॉक्स कल चलते हुए नजर आए। PNC चल ही रहा था, मान इंफ्रा चलने लगा। IRB में अब जो एक तरह से ओनरशिप चेंज भी हुआ है, बड़े इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं इस कंपनी के अंदर। IRB के चार्ट को लेके आई है। शरद बता रहे थे कि इसके अंदर प्रमोटर बाइंग हुई है और इसमें स्टॉक स्प्लिट वगैरह भी आया होगा, एडजस्ट नहीं हुआ है, नहीं तो ये ऐसा। आपके भाव क्या दिखा रहा है किरण आपके चार्ट पे? 28 रुपए का भाव, बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों आया था इसमें। कौन सा स्टॉक? IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा की अगर हम बात करें तो तरह से स्टॉक 28 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि 2-3 पिवट उसने 30-31 के आसपास बनाए थे। स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है 30 के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी ये 30-31 से गिर रहा है, स्टॉक हायर बॉटम बना रहा है, स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। कल हमने एक बुलिशनेस देखी है, कहीं ना कहीं इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग हो रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 28 या 27 हाफ होल्ड है तब तक इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, एक लॉन्ग करके जा सकते हैं। लेकिन ऊपर में जो हम लेवल देख रहे हैं वो 31 तक के लेवल देख रहे हैं। जब तक ये 31 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा इसमें कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी। तो 31-28 इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस आप लॉन्ग कर सकते हैं। 27.50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टारगेट 31 रहेगा। जैसे 31 का लेवल क्रॉस करेगा देयर आर चांसेस कि हम 35 तक की रैली IRB इंफ्रा में देख सकते हैं। टाटा मोटर्स में जिसको स्टॉक ऑफ द ईयर बोल रहे हैं निकुंज और भी बड़े बड़े दिग्गज लोग बोल रहे हैं कि ये 15-18 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कर रहा है। कल इसने एक और 52 वीक हाई बनाया। कल का हाई 575 रुपये था। इसका लंबा चार्ट देखे तो हुआ क्या एग्जैक्टली। कमेंट्री आई है एनालिस्ट मीट से, हमने आपको पहले ही बताया था। इसकी अभी 2 दिन में AGM भी है तो फिर कमेंट्री आएगी। तो एनालिस्ट मीट में मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा टारगेट है मार्जिन बढ़ाने का। अभी आपको एक हफ्ते पहले कुछ ये कमेंट्री आई थी कि शायद हमारा मार्केट शेयर मॉडरेट कर जाए, ग्रोथ मॉडरेट कर जाए, लेकिन मार्जिन में फोकस बना मैनेजमेंट का। ये देखिए 52 वीक हाई पे स्टॉक है, 3% मार्जिन एक्सपेंशन की बात की कल और इसने एक्साइट कर दिया बाजार को। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन जबरदस्त तरीके से ऐड होती हुई नजर आई थी। कपिल, मैं अगर अभी राइड कर रहा हूँ टाटा मोटर्स को लॉन्ग में, तो मैं क्या टारगेट्स के लिए होल्ड करूँ
और मुझे स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाने चाहिए अगर ट्रेडिंग पोजीशन है, अगर मैंने कैश में लिया है तो क्या पॉसिबल है? ओके, टाटा मोटर्स काफी टाइम से एक डार्क हॉर्स स्टॉक माना गया है, और अभी का भी हम देखते हैं कि कोविड के लो से 50 रुपीज लेवल से लेके काफी अच्छा मूव किया, और रिसेंट टाइम में भी काफी टाइम से वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन पिछले 3 महीनों में काफी अच्छा आपको देखने मिला हुआ है। अभी तक इस मंथ में ऑलमोस्ट स्टॉक 8% इतना बढ़ चुका है। स्टॉक की एक लगातार पॉजिटिव मोमेंटम तो चल ही रही है, और एज अ ट्रेडिंग पोजीशन हम इसमें स्टॉक में देखते हैं तो इसके जो ऑल टाइम हाई लेवल थे 572 के यहाँ पे, उसे थोड़ा सा नीचे ही है, लेकिन जो उसके प्रायर पीक्स हमें जो देखने मिल रहे हैं वो तकरीबन कुछ 600 के लेवल के यहाँ पे आते हैं। तो 567 पे भी चल रहा है, और ऊपर में उसके कुछ 600 के लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं। तो ये स्टॉक तो काफी अच्छा मूव कर रहा है, ऑटो स्टॉक भी फ्लेवर में भी है, तो एक 700 रुपए सॉरी 600 रुपए की अपसाइड के लिए हम देख सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक का मोमेंटम काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अगर मैं टेक्निकली स्टॉप लॉस देखने चाहूंगा तो रिस्क और रेशियो वहां पे मैच नहीं करेगा, लेकिन आइडियल प्रैक्टिस जो मोमेंटम स्टॉक में हम वैसे ही रखते हैं कि 2 दिन के पहले का लो को हम एज ए क्लोज मानते हैं। तो इस स्टॉक में 550 का एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और ऊपर में 600 के लेवल्स हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक और इंटरेस्टिंग चीज थी। क्या? उन्होंने बोला कि जो उनके ईवी डिवीजन थी वो टॉप 20 सिटीज के बाहर कम से कम 50% बुकिंग चली गई, यानी ईवी को लेकर क्रेज नहीं, बहुत शानदार। हमारी फैमिली में भी ली है, हमारे ब्रदर इन लॉ ने पिछले हफ्ते ही टियागो ली है। हाँ। और वो क्रेजी था टियागो के लिए, ईवी के लिए। तो वाकई मैं देख रहा हूँ कि अब इसका जो क्रेज है ये घर आ गया, और टॉप 20 सिटीज के बाहर, यानी छोटे शहरों से टियर 2 टियर 3 सिटीज से निकल के और पीटर लिंच क्या कहते हैं, आपको अच्छे स्टॉक पिक करने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने चारों तरफ देखिए, जो माल बिक रहा है वही स्टॉक लेके बैठ जाइए। एब्सोल्युटली। चलिए आगे बढ़ते हैं, वमाक्षी से समझते हैं आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स, फिर इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। वमाक्षी बताएं। मॉर्निंग जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम जोमेटो के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि ब्लिंकिट में काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन नज़र आ रहा है और बर्न रेट्स है वो सुधर रहे हैं। नियर टर्म विजिबिलिटी जो ग्रोथ पर है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सुधरती हुई नजर आ रही है, और इनफैक्ट ईबिटा मार्जिन्स 4 से 5% पर एक्सपेक्टेड है फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए। तो ओवरऑल इन फैक्टर्स के चलते ओवर आ रही है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से टारगेट प्राइस 85 के साथ। दिव्यानी इंटरनेशनल भी फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की जो रिकवरी है वो सेकंड हाफ ऑफ FY24 के पहले होने की उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट मगर अगर हम देखें तो उनके जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। तो इसी के चलते खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 200 प्रति शेयर का। HPCL भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि विजाक और भटिंडा में एक्सपेंशन ऑन ट्रैक पर है, और एक्सपेंशन के बाद $3 से $4 प्रति बैरल का अपटिक नजर आ सकता है रिफाइनिंग मार्जिन्स में। और उसी मगर इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 249 प्रति शेयर का। HDFC AMC भी फोकस में है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि मैनेजमेंट ने असेस किया है सेबी के पेपर का इम्पैक्ट करीब 32 बेसिस पॉइंट्स पर रहेगा 65% AUM के लिए और करीब 40% टॉप लाइन के लिए। कंपनी हालांकि ये लार्ज पार्ट ऑफ इम्पैक्ट पास ऑन करेगी, और इसी के चलते नेट जो इम्पैक्ट रहेगा वो इतना लार्ज नहीं रहेगा। तो ओवरऑल मॉर्गन की तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है HDFC AMC पर। टारगेट प्राइस 1840 के साथ। और आखिर में हम फोकस करेंगे टाटा कम्युनिकेशंस पर। कंपनी का कहना है कि वो अपना डिजिटल रेवेन्यू डबल करना चाह रहे हैं। मार्जिन एक्सपेक्टेड है 23 से 25% रेंज के बीच में। ROC 25% के ऊपर आ सकता है। ओवरऑल टारगेट प्राइस को उन्होंने बढ़ाया है 1590 प्रति शेयर का दिया है, मगर अपना जो रेटिंग है उन्होंने वो डाउनग्रेड किया है। खरीदारी की राय से होल्ड की राय दी है, और ये मेनली एलिवेटेड वैल्यूएशंस के चलते उन्होंने किया है। ऑलराइट, थैंक्स वेरी मच वमाक्षी, ये सारी रिपोर्ट्स हमारे लिए कंपाइल करके लाने के लिए। तो टाटा कम्युनिकेशन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टॉक है हमारे साथ। इनफैक्ट हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट जब जुड़ेंगे तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन क्विक एक चेक ले लेते हैं। इस स्टॉक को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स, जोमेटो जैसे स्टॉक्स मॉर्गन स्टैनली ने अब और ऊपर का टारगेट दिया है, 85 रुपए का टारगेट। किरण 72-77 यानी अपने इशू प्राइस के तो बहुत पास आ गया, 74 पे चल रहा है इनफैक्ट। तो यहाँ से भी 10 रुपए का अपसाइड। कैसे देख रहे हैं आप जोमेटो के स्टॉक को? इसमें मोमेंटम अभी भी बना रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा? आई मीन टू से सो ओवरऑल जोमेटो की अगर हम बात करें तो बीच में जो एक्विजिशन की बात आई थी, कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक बड़ा सा ब्रेकडाउन आया था। 41 के आसपास के बॉटम बने, उसके बाद वापस ये स्टॉक 75 तक आया, वहां से वापस फॉल आया, कहीं ना कहीं हायर बॉटम
उसने बनाया, पहले उसने 40 का लेवल बनाया, उसके बाद 43, उसके बाद वापस जब गिरा तब 48। सो क्लियरली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन उसने बॉटम के अंदर बनाई है। कहीं ना कहीं जो 72 75 आपने जैसे बताया कि एक रेजिस्टेंस फेस था, 2 बार 3 बार ऑलरेडी उसने टेस्ट किया, लेकिन हर बार वो क्रॉस नहीं कर पाया और हाई बॉटम बनाया। तो कहीं ना कहीं ये इनहेरेंटली एक पॉजिटिव पैटर्न है। अब ये 72 74 के लेवल, 75 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 75 डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन जैसे 75 क्रॉस करेगा तो हमारा कंडीशनल बाय रहेगा। 75 के ऊपर ही हम लॉन्ग की सलाह देंगे, या तो फिर कोई डिप आता है नीचे में 67, वहां पे आप लॉन्ग कीजिए, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है। तो अगर 75 क्रॉस करेगा देन वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। जैसे 75 क्रॉस करता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस ऊपर में एटलीस्ट आपने जैसे बताया 10 से 15 रुपए की रैली देख सकते हैं। तो एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग 90 रुपीज काइंड ऑफ अ टारगेट, और 75 के ऊपर अगर आप लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 70 का रहेगा। तो 75 के ऊपर बाई, 90 का टारगेट, 70 का स्टॉप लॉस। ये जोमेटो और इनफैक्ट हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से न्यू एज टेक्नोलॉजीज में एक मूव आना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच चाहिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर कल अच्छा खासा एक्शन था। रेलवे शेयरों में हमने कपल देखा काफ़ी अच्छी मजबूती थी। IRCTC के चार्ट्स को देखें, अच्छी तेज़ी के बीच ट्रेड कर रहे थे, और साथ ही RVNL और IRFC। RVNL करीब 6% की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए, और IRFC तो इनफैक्ट कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पर इस वक्त मिल रहा है और अच्छी तेज़ी अब भी ऑलमोस्ट मोमेंटम के साथ तो ट्रेड कर ही रहा है। लेकिन 33 34 के लेवल्स पर भी क्या बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? कल करीब 5% की मजबूती दिखा रहा था ये स्टॉक। जी, ये जो हमने दौर देखा हुआ है तो वहाँ पे रेलवे स्टॉक्स ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि IRCTC काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है, वहाँ पे कुछ एक आइदर साइड एक तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके विपरीत जो हम IRFC और RVNL देखते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा हुआ है। तो यहाँ पे IRFC का जो मैं 33.85 का अभी करंट मार्केट प्राइस है वहां पे मैं देखता हूँ, और उसका वीकली चार्ट में यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ तो स्टॉक का 26 रुपीज से 37 रुपीज तक का एक अपसाइड मोमेंटम आया था, और पिछले 4 वीक से स्टॉक थोड़ा सा एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है। टेक्निकली हम इस पैटर्न को फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न कहते हैं, और जिसका हमें कंफर्मेशन आते हुए देखने मिल रहा है। कल ये स्टॉक कुछ तकरीबन 5% से ऊपर था, तो स्टॉक IRFC फिर से अपने एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे रिज्यूम कर रहा है। तो स्टॉक में 33.85 का लेवल चल रहा है, जो इसका फ्लैग का जो बॉटम है अराउंड 32 रुपीज, तो वहां पे एक आइडियल स्टॉप लॉस रहेगा इसका। एंड जो उसके पहले के पीक लेवल थे 36 से 37 लेवल तक, तो उस लेवल को हम फिर से रिटेस्ट करने की गुंजाइश इसकी बनती है। ऑलराइट, सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स में फिर से एक रिन्यूड एक्शन दिख रहा है। आप चाहे इरकॉन की बात करें, IRCTC की बात करें, RFC, टेक्स रेल, सब में एक अच्छा खासा इंटरेस्ट बना है। लेकिन एक स्टॉक रेलटेल में कुछ मूव ज्यादा नहीं है। किरण, ये भी काफी फैंसी था काउंटर, लेकिन जितनी पार्टिसिपेशन रेलवे स्टॉक्स में, रेलवे स्पेस में रेलवे दूसरे स्टॉक्स की हुई है, रेलटेल की नहीं हुई। इसके साथ कल हालांकि फिर भी 4-4.5% की मूव दिखी इसमें। आप इसके चार्ट्स कैसे देख रहे हैं? हाँ, सो ओवरऑल रेलटेल की अगर हम बात करें तो काफी समय से ये अंडर परफॉर्म रहा है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट हमने देखा था कहीं ना कहीं 110 के आसपास, उसके बाद स्टॉक ऊपर में 146 तक गया, वहां से वापस उसने अपने प्रीवियस जो बॉटम थे 100 रुपए के आसपास वो रिटेस्ट किए। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्लियरली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट 115 के आसपास हमने देखा, उसके बाद स्टॉक में वापस कंसोलिडेशन और एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 120 के आसपास था जो डे बिफोर यस्टरडे आया। उसके बाद कल उसमें हमने एक फॉलोअप बाइंग भी देखी है। तो अब लग रहा है कि ये लेट लगा रैली स्टार्ट हुई है, ये मार्केट में जो अपने पीयर्स है उसकी रैली को कैचअप करेगा। तो कहीं ना कहीं जब तक ये 120 के ऊपर है, कोई भी डिप आता है, वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग रेलटेल के अंदर, और कहीं ना कहीं उसके जो प्रीवियस टॉप थे 145 106 146 वहां तक ही जाने की गुंजाइश रखता है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस करेगा तो एक बड़ी सी रैली रेलटेल में भी एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जा सकते हैं रेलटेल के अंदर। ओके, लॉन्ग्स की राय। और रेलटेल के चार्ट्स भी इनफैक्ट कल देखिए 4% 5% तक की तेजी दिखा रहे थे, तो एक्शन तो यहाँ पर दिख ही रहा है। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन कंपनी पर MK की एक रिपोर्ट आई है एनालिस्ट मीट के बाद। एनालिस्ट मीट के टेक अवेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डबल डिजिट रेवेन्यू जो है FY 23 से 27 तक कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है, और सालाना आधार पर 19% तक के कैगर रिटर्न्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टेक अवेज आते हुए दिखे, और उसके बाद पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का आना भी शुरू हो चुका है। मार्जिन 23 से 25% के बीच रहने की उम्मीद है। कपल करीब 3% तक की तेजी हमने देखी। टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट से एक बार चेक कीजिए 1446 इन लेवल्स पर, क्या यहाँ से और मजबूती के आसार हैं? ये सर, टेलीकॉम स्टॉक्स में हम देखते हैं तो काफी टाइम से एक लैकलस्टर मूव हमें देखने मिला था, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर्स में से सबसे अच्छी मोमेंटम हमें हिस्टोरिकली भी और अभी भी जो हम देखते हैं तो टाटा कम्युनिकेशन इसमें एक लीडिंग परफॉर्मर रहा हुआ है।
डेली चार्ट में हम देखते हैं तो स्टॉक प्राइस काफी अच्छा उसने मूव तो कर लिया हुआ है। लेट्स से कि 1200 से इसके अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुई, उसके पहले काफी कंसोलिडेशन में पैच में था और 1200 से स्टॉक की वन साइड अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। हर एक दिन हमें एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल ही देखने मिला हुआ है और इसके चलते हुए स्टॉक प्राइस आज 1446 के लेवल पे चलता आ रहा है। तो नो डाउट स्टॉक ओवर स्ट्रेच है। हम इसकी जो आरएसआई की लेवल देखते हैं वो 81 के लेवल पे है, तो उसका स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव में है, लेकिन इतना एक्शन हो जाने के बाद में थोड़ा सा अगर मुझे इसमें कूल ऑफ देखने मिलता है तो लेट्स से कि 1446 का लेवल है जो इसके पिछले टूटे हुए जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो भी सपोर्ट लेवल बन जाएंगे। तो 1350 जो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेवल होगा तो यहाँ पे एक अपना बाय का एक व्यू रहेगा और ऊपर में अल्टीमेटली हम देखते हैं तो 1550 जो इसके पहले के टाइम के एक रेजिस्टेंस लेवल थे वहां पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिलती है। तो इस स्टॉक को थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए क्योंकि काफी ओवर स्ट्रेच है। 1350 का लेवल काफी अच्छा रहेगा और री एंटर होने के लिए, और अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इसको 1350 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं विद एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 1550। ठीक है, थोड़ा सा कूल ऑफ यानी डिप्स पर आप बाय करें, पर टाटा कम्युनिकेशन में एक अच्छा मोमेंटम शुरू हो चुका है। 1550 तक के लेवल्स देखते हैं कपल आगे भी। ऑयल मार्केटिंग काउंटर स्पेशली कल बीपीसीएल में एक अच्छी मूव थी, आज एचपीसीएल पर भी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। ममाक्षी अभी मैं बता के गई कि एचपीसीएल पर लेकिन मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है वो अंडरवेट की है। ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स को किरण बहुत ट्रिकी हो जाता है ट्रेड करना क्योंकि ऑफकोर्स इनकी क्रूड से चाल जुड़ी रहती है। आप क्या कॉल लेते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे इस वक्त? सो ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनी की अगर हम बात करें तो अगर रिफाइनर्स कंपनी की पहले मैं बात करना चाहूंगा तो जैसे बीपीसीएल है, बीपीसीएल में क्लियरली एक बड़े समय का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया हुआ है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी सी रैली एक्सपेक्टेड है। डेली चार्ट के ऊपर एक गैप फील करना बाकी है जो कहीं ना कहीं 390 से 395 के आसपास है। सो हमें लग रहा है कि जिस तरह से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 350 के आसपास आया उसके बाद वापिस ये 370 से 360 के बीच में काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा था। कल हमने देखा कि एक अपमूव आया, 2 दिन पहले क्रूड के जो प्रोडक्शन के कट न्यूज आए थे उसके बाद भी बीपीसीएल में इस तरह का एक अपमूव आया है, वो क्लियरली इंडिकेशन दिखा रहा है कि इनहेरेंटली स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से बीपीसीएल में कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाना चाहिए। 350 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में 395 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। अब अगर ऑयल कंपनीज की हम बात करें तो ऑयल इंडिया जो कंपनी है उस पर आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक मेजर कंसोलिडेशन के लोअर बॉटम के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 250-245 का जो लेवल है वो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। और एक जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है वो हमारा प्रिफर्ड पिक है। हालांकि इंडियन ऑयल के अंदर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक मेजर ब्रेकआउट 86 के ऊपर आया है, उसके बाद स्टॉक अभी 90 के ऊपर चल रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस से तो नहीं, लेकिन कोई भी डिप आता है इंडियन ऑयल के अंदर तो वहां पे हम लॉन्ग की सलाह देंगे। डिप में आप वेट कीजिए 85-86 के लेवल, अगर वहां पे आपको बाई मिलता है तो लॉन्ग कीजिए। 82 का स्टॉप लॉस और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वी आर एक्सपेक्टिंग 100+ टारगेट इन इंडियन ऑयल पोजिशनल टारगेट। सो इंडियन ऑयल के डेफिनेटली और बीपीसीएल बोथ के ऊपर आप बाई करके जा सकते हैं। ओके, तो चलिए डिप्स पे खरीदारी और इंडियन ऑयल के चार्ट्स अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट को। करीब 2% मयूरेश जोशी भी हैं बाजार पर एक फंडामेंटल व्यू देने के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। कई सारे स्टॉक्स और कई सारे स्पेसेस जहां अच्छा खासा एक्शन है, फॉर दैट मैटर आप देखें ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स को लेकर एक पूरा स्पेस बजिंग था कितने दिनों से। वहां पर अब केईसी इंटरनेशनल को 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। डिफेंस तो ऑफकोर्स उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, मस्काउट को लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब भी आप देखें नए ऑर्डर्स की बात हो रही है। सो ये जो इंफ्रा है, शिप बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, डिफेंस, शिपिंग, ये सारे स्पेस बहुत अट्रैक्टिव हो गए, लेकिन कुछ लेसर नोन सेगमेंट्स भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं लाइक एचबीएल पावर जैसे, करनेक्स, केआईसी इंटरनेशनल। इस स्पेस पर आपने कुछ स्टडी की? मॉर्निंग प्रियंका। Yes, absolutely. I think obviously I think जो इंसिडेंट हुआ था बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो कवच ये सिस्टम है इसके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए थे स्लोली एंड स्टडीली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। ऑब्वियसली आई थिंक जो बिगेस्ट बेनिफिशियरीज रहे हैं अब तक कर्नेस माइक्रोसिस्टम, एचबीएल पावर, केईसी के आपने जो जिक्र किया, भेल ने भी एक टेंडर अपलोड किया था फॉर द सेम। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ये सारी कंपनीज हैं ये ऑब्वियसली आई थिंक रडार में रहेंगे बिकॉज देयर इज एक्सपेक्टेशन कि अच्छे खासे ऑर्डर्स और इनफ्लोज आने लगेंगे। इनफैक्ट आई थिंक जो एक एंसिलरी प्ले भी है जेनेसिस इंटरनेशनल करके, ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट अंडर कवरेज और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दिस कंपनी विच डज एक लिडार जो एक सिस्टम होती है इन टर्म्स ऑफ लेजर डिटेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन को लेके, इसमें भी अच्छा खासा थोड़ा काम हुआ है इन टर्म्स ऑफ द रियल नेटवर्क इटसेल्फ। इसलिए आई थिंक ये सारी कंपनी शायद फोकस में रहेंगी बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ
गुड ऑर्डर्स कमिंग थ्रू और शायद अच्छे ऑर्डर्स आने भी लगे व्हेन इट कम्स टू द एंटी कोलिजन सिस्टम्स। बिल्कुल मयूरेश, ये स्पेस तो है ही, लेकिन इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो जबरदस्त एक्शन या कहे रफ्तार पकड़कर चल रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पॉजिटिव ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं, लॉन्चेस हैं, जो कि काफ़ी हद तक इस स्पेस को सपोर्ट और मजबूती दे जा रहे हैं। ऐसे ही एक ऑटोमोबाइल जायंट के साथ हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प और कंपनी आने वाली हर तिमाही में एक नई बाइक लॉन्च करने की योजना बना रही है। जी हाँ, कंपनी के सीईओ निरंजन गुप्ता ने हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी से खास बातचीत में कहा कि ईवी में लीडरशिप हासिल करने का लक्ष्य उनका है। आइए आपको ये बातचीत सुनाएं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इसका फायदा टू व्हीलर प्लेयर्स को होता है। हम ऐसे ही प्लांट में आज गुड़गांव हीरो मोटो के प्लांट में, और हम साथ हैं नए सीईओ निरंजन गुप्ता के साथ। शुक्रिया निरंजन हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आप नए सीईओ बने हैं, प्राथमिकता क्या रहेंगी, प्रायोरिटीज आपकी क्या रहेंगी, ब्रांड आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, क्या सब प्लान है आपके? हमारे ब्रांड का, जैसा आपको भी पता है, ब्रांड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमारे 110 मिलियन कस्टमर बेस है। कंपनी पिछले 1985 से लेकर काफ़ी ऊंचे मुकाम हासिल कर चुकी है और अब ज़रूरत है गियर बदलने की, जैसे हम ऑटो के लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आप देखेंगे गियर बदलेगा और शब्दों से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि जो एक्शन हम लें उन पे हम फोकस करें, और आप देखेंगे कि एक्शन ऑन द ग्राउंड सारे वो होंगे जो आपको दिखाएंगे कि हम गियर बदल रहे। तो क्या होगा, नई बाइक्स आएंगी, प्रीमियम बाइक्स आएंगी, और क्या क्या बदलाव शोरूम में करेंगे आप, कस्टमर्स के लिए क्या बदलाव रहेगा, ये सारे क्या बदलाव होंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो इस साल आप देखेंगे कि हमारे कंपनी के इतिहास में जितने भी लॉन्चेस हुए हैं उन सबसे ज़्यादा प्रीमियम लॉन्चेस इस साल आपको दिखेंगे। तो ये एक बदलाव आपको बिल्कुल दिखेगा। और सारे जो हमारे मॉडल्स आ रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग मॉडल्स हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार का फल मीठा होगा हमारे हिसाब से। और इसके अलावा जो हमारे स्टोर्स हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो हमेशा से हमारी बहुत बड़ी ताकत रहा है। हमारे 6,500 से ऊपर टच पॉइंट्स हैं। भारत के हर कोने कोने में हमारे स्टोर्स हैं। अब ज़रूरत है उन स्टोर्स का थोड़ा लुक एंड फील बदलने की, और हम वही करने जा रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम है हीरो 2.0, जिसके अंदर में हम करंट स्टोर्स को एक नया लुक दे रहे हैं, ताकि जो आज की जो जनरेशन है, आज के जो कस्टमर्स हैं, उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकें। बात करें अगर सेल्स की, इस साल जो आने वाला साल है, बहुत से इसमें फैक्टर रहेंगे, मॉनसून रहेगा, ग्रामीण इलाकों की सेल्स रहेंगी, तो आपको क्या लगता है सेल्स कैसी रहने वाली हैं? कुछ ग्रोथ आप नंबर बता पाएंगे इसके लिए? देखिए, मॉनसून के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी उन चीज़ों पर फोकस करे जिन पे हमारा कंट्रोल, और वो चीज़ें हैं कि हम कस्टमर को कैसे डिलाइट करते रहें, कैसे कस्टमर को वो प्रोडक्ट देते रहें जो उन्हें अच्छा लगे, फीचर्स जो नेक्स्ट इन क्लास हो, बेस्ट इन क्लास हो, प्राइसिंग जो सेगमेंट के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो, एक्सपीरियंस जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, नॉट ओनली सेटिस्फाई बट डिलाइट करे। तो हमारा फोकस उस पर कायम रहेगा। बाकी जिन फैक्टर्स पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं। बात करते हैं वीडा की। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने लाया, हमने देखा, कैसा रिस्पॉन्स है अभी तक? आगे जाकर क्या आपके प्लान है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? क्या आप थोड़े कम दाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लाएंगे? वीडा का प्रोडक्ट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। हमने पहले सिर्फ 3 शहरों में इसको लॉन्च किया, लिमिटेड लॉन्च किया। वो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि कस्टमर का रिस्पॉन्स समझें, और कस्टमर के रिस्पॉन्स से हम बहुत इनकरेज हुए पूरी टीम। अब इसीलिए आपने देखा, हमने अनाउंस किया कि अब हम सीधे 10, 20 या 30 टाउन में नहीं जाएंगे, हम अब सीधे 100+ टाउन में जाएं। तो अब वो रोल आउट शुरू हो चुका है, तो वो आप देखेंगे कि वो टाउन्स में जाएंगे। दूसरा, अलग स्टोर्स तो वीडा के होंगे ही जो कि उसकी ब्रांड इमेज बनाएंगे, पर अब हम अपने खुद के जो करंट स्टोर्स हैं उनके थ्रू भी वीडा बेचेंगे। ऑलराइट, तो क्लियरली ये बात कही जा रही है, निरंजन गुप्ता क्लियरली कह रहे थे कि हर क्वार्टर में नए लॉन्चेस होंगे। अभी तक बाजार को, मयूरेश, एक बड़ा कंसर्न हीरो मोटोकॉर्प के लिए था, और इनफैक्ट टू व्हीलर स्लो डाउन रहा है आप पिछले 3 साल में देखें तो, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प चलना लास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन अब लगातार रफ्तार पकड़ी हुई है। और बड़ा जो बाजार को वरीज थी वो ये कि प्राइस हाइक नहीं आया है, लॉन्चेस नए नहीं है,
वो दोनों फ्रंट पे एड्रेस कर रहा है अब मैनेजमेंट भी इस कंसर्न को बाजार के। ये जो करंट मोमेंटम अभी हीरो मोटोकॉर्प में दिख रहा है, ये अभी और जारी रहेगा? आप टारगेट्स क्या देखते हैं अगर इफ यू बुलिश ऑन दिस स्टॉक? ये बिल्कुल रह सकता है, you're absolutely right. I think जो पूरी स्पेस है प्रियंका एज एन एग्जांपल बिटवीन 150 एंड 250 सीसी, इसमें आई थिंक कंपटीशन बहुत ज्यादा आ नहीं रही है, और इसलिए आई थिंक जो नए लॉन्चेस होंगे ये शायद ये स्पेस या ये कैटेगरी में आ सकते हैं। दूसरा, आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प इज मोर ऑफ अर्बन एंड सेमी अर्बन स्टोरी, जहां पे आई थिंक हमने स्लो डाउन विटनेस नहीं किया है, बट बिकॉज ऑफ नो न्यू लॉन्चेस कमिंग थ्रू, जो कॉम्पिटिटर्स नए लॉन्चेस किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तीसरा, आई थिंक फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव व्हिच आल्सो अफेक्ट्स हीरो मोटोकॉर्प पॉजिटिवली, इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कम होते जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर इश्यूज आर स्लोली रिसीडिंग, और इसलिए सेकंड हाफ में रिकवरी अच्छी खासी हो सकती है। फोर्थ, आई थिंक इवन इफ एन एल नीनो इफेक्ट प्रोबेबली प्लेज आउट, ये शायद थोड़ा रूरल इम्पैक्ट आ सकता है, बट जैसे मैंने कहा, बिकॉज हीरो मोटोकॉर्प इज लार्जली अर्बन एंड सेमी अर्बन प्ले, शायद डिमांड होल्ड अप हो। Fifth and the most important point in terms of what they are probably doing with a lot of export markets, आज जो ये export markets की scanning कर रहे हैं और जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो traction मिलेगा export market से over the next few years, I think that can be a significant game changer in terms of both a hedge, domestic volume growth को लेके, और एक significant price realization exports markets में लेके। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑटो स्टॉक्स और ऑटो स्पेस जो हमें पसंद आ रहा था इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। टू व्हीलर्स जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स हैव डन एन एक्सेप्शनल प्राइस एक्शन, और मोमेंटम शायद ये स्टॉक्स में बरकरार है। हीरो मोटोकॉर्प बिल्कुल कैचअप कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दैट कैचअप रैली कैन बी सब्सटेंशियल राइट नाउ, बिकॉज एक अंडर परफॉर्मेंस जरूर है कंपेयर टू बजाज एंड टीवीएस। ठीक है, कैचअप रैली सस्टेन कर सकती है, मयूरेश को फंडामेंटल रैली लगती है, लेकिन हमारे ट्रेडर्स को, हमारे ट्रेडर व्यूअर्स को, उनको तो आज के लेवल्स चाहिए। तो चलिए समझते हैं एक बार, हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, किरण से एक बार समझते हैं। किरण, कपिल और किरण हमारे साथ है। कपिल, आप बताएं, चले हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर स्पेस और सारा ग्रोथ पर आज कमेंट्री अगर पॉजिटिव आती है, जो लगातार पिछले कई पॉलिसीज से फोकस रहा है, तो क्या एक अपसाइड आपको हीरो मोटोकॉर्प में भी दिखता है? चार्ट्स पर कैसे दिख रहा है अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो? यस प्रेम, तो बेसिकली 2 एंड 3 व्हीलर का हम जो एक सेपरेट सेगमेंट का हम एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हमने तेजी देखी थी टीवीएस मोटर्स में, उसके बाद में तेजी आई थी बजाज ऑटो में, और अभी एक काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है हीरो मोटोकॉर्प में। हीरो मोटोकॉर्प का जो एक कंसोलिडेशन पैच, या हम टेक्निकली उसको एक रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं, तो इसका कारण का पे बॉटम हमें 2250 के लेवल के नीचे देखने मिला था। 2250 से लेके आज स्टॉक 2950 के लेवल पे आ गया है, तो तकरीबन 30% की अपसाइड मोमेंटम आ चुकी है। कल के ट्रेडिंग सेशंस में जो पहले काफी दिनों से आई थिंक 60 to 70 ट्रेडिंग सेशन से 2900 का एक इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो उसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने हुए मिल रहा हुआ है। तो एक अच्छी खासी ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम आ रही है, मोमेंटम भी काफी पॉजिटिव में है, लेकिन उसके अपसाइड मोमेंटम फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव थोड़ा सा लिमिटेड होते जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो 2958 का लेवल है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी बन रही है, लेकिन उसकी इमीडिएटली नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल मुझे यहाँ पे 3090 के यहाँ पे मुझे लग रहा है, वहां पे उसकी एक तेजी एक थोड़ा सा एक कूल ऑफ आना चाहिए बिफोर इट मूव्स ऑन द हायर साइड। तो थोड़ा सा लिमिटेड काफी मूव आ गया है, अभी भी थोड़ी सी लिमिटेड अपसाइड मोमेंटम आई हुई है, तो एक कॉन्शियसली एक बाय व्यू हम इसमें रख सकते हैं। बिल्कुल, मोमेंटम तो बना हुआ है और अभी भी आप होल्ड रहें जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और इनफैक्ट ऊपर के लेवल्स नई एंट्री पॉइंट के लिए भी कपिल हमें यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। एथर इंडस्ट्रीज, इसमें भी एक नया ऑर्डर एक्सपेक्टेशन है, LOI कंपनी को मिल चुका है US के एक क्लाइंट से, और इससे एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज होंगे 300 करोड़ ईयरली। कुछ दिन पहले ही हमने एथर के मैनेजमेंट से जब बात की थी, तो वो ये इस बात की इंडिकेशन दे रहे थे कि काफ़ी सारी क्वेरीज उन्हें यूरोप से, US मार्केट से आ रही हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डील्स पाइपलाइन में हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज़ से किस तरह के अपसाइड आज देख सकते हैं? किरण, एथर के चार्ट चेक करेंगे आप? कल लास्ट आवर में भी आप देखें तो थोड़ी मोमेंटम शुरू हो गई थी इसमें। सो इथर का अगर हम चार्ट देखें ओवरऑल, जिस तरह से हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जिस तरह से आगे भी हमने कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम देखा था, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कल जिस तरह से उसने मोमेंटम दिया था, उसके हिसाब से अभी एज ऑफ नाउ तो हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी।
एंड वॉच आप करना चाहेंगे? लास्ट वीक भी इसमें इनफैक्ट 200 DMA के ऊपर तो आपको मूव बनती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो फ्रिजल आउट भी हो गई। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, और ऐसे बजिंग स्टॉक्स जो लगातार ट्रेडर्स के रडार पर भी हैं, लगातार प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ ट्रजेक्टरी भी बनी हुई है, उनमें से एक काउंटर है सुज़लॉन। इनफैक्ट अब इस पे तो ब्रोकिंग हाउस की नई रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि किस तरह से पूरे विंड एंड एनर्जी स्पेस में एक बड़ा बेनिफिशियरी भी हो सकता है। कंपनी के बड़े प्लान्स हैं, पूरे विंड और एनर्जी में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी दिखती है। और कल तो एक कॉन कॉल में सुज़लॉन ने क्लियरली ये बोला कि वो जो अपने नेट डेट 90% से ज्यादा रिड्यूस भी कर चुके हैं। 13,000 करोड़ का लगभग डेट था सुज़लॉन पे, और अब लगभग 1100 करोड़ के आसपास रह गया, और आगे भी इसको रिड्यूस करने की लगातार कोशिश रहेगी। सुज़लॉन ऑलरेडी 30-35% चल चुका है कपिल, पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक हफ्ते में, और इनफैक्ट पूरे मंथ की अगर आप मूव देखें तो वो लगभग 40% के आसपास आ चुकी है। अगर 30 डेज का, एक महीने का, 3 महीने की अब चाल दिखाएं सुज़लॉन की, तो चार्ट्स पर क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन क्या अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है इसमें, या अब भी ट्रजेक्टरी ऊपर की दिख रही है? ओके, सुज़लॉन को हम देखते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 82% से ये स्टॉक बढ़ा हुआ है, सो काफी अच्छा मूव देखने मिला हुआ है। और इसी मूव के साथ में जो 2007 से लेके एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन हम देख रहे थे, काफी बार उसमें टेस्ट किए, स्टॉक प्राइस ने नीचे में रिएक्ट किया था, तो कुछ टाइम पहले वो ट्रेंड लाइन भी उसकी ब्रीच हो चुकी है। प्राइस का कंसोलिडेशन पैच के ऊपर भी हमें एक मूव आते हुए देखने मिला हुआ है। करंट मार्केट प्राइस 5 साल के हाइक के लेवल पे सुज़लॉन चल रहा है, तो हालांकि एक काफी अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला हुआ था 12 रुपए का, लेकिन लुकिंग एट इज एन ओवर एक्सटेंशन, हमें थोड़ा सा इसमें रेदर देन बाइंग एट एन वन गो, जो ट्रेडर हम एक ही साथ में बाय करते हैं, तो वो अप्रोच ना रखते हुए हमें थोड़ा सा इसको एक एक्यूमुलेशन का एक व्यू रखना पड़ेगा कि इतना अच्छा मूव किया हुआ है, तो थोड़ा सा जितना भी रिट्रेसमेंट हमें देखने मिलता है तो स्टॉक को हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रैजेक्टरी इसकी काफी पॉजिटिव हो चुकी है। हम इसमें इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम कुछ 17.5 से लेके 18 रुपीज तक इसके मोमेंट देखने मिल रहे हैं, तो 14.45 है इसका। जो पहले के सपोर्ट लेवल थे कुछ 11 रुपया 80 पैसे के, तो 12 रुपया, तो 2-1 रुपए में ये स्टॉक हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। 11 रुपए का नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 17.5 से लेके 18 रुपीज के हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो आई हैं, उसमें एक पेटीएम पर भी बूफा की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट में कई सारी रीजन साइट किए गए हैं। एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को बता दें, आज आप मेगा कवरेज पॉलिसी पर, पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद के एनालिसिस को, सारा एक्शन आप ET नाउ स्वदेश पे देखें, और यहाँ से क्या मायने निकल के आएंगे, क्योंकि बहुत हद तक व्यू ये बन रहा है कि स्टेटस क्या होगा, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टांस क्या होगा, डविश होगा, थोड़ा अकोमोडेटिव होगा, या विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। ये इंपॉर्टेंट व्यू होगा जो हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स, पेटीएम की हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बूफा की रिपोर्ट आई है, और अच्छे रीजन साइट किए हैं उन्होंने, रिपोर्ट को भी डिस्कस करें, लेकिन लेवल्स ट्रेडर्स के लिए क्या होने चाहिए आज? किरण, पेटीएम हो, जोमैटो हो, फॉर दैट मैटर पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक पे भी पिछले वीक एक्शन था, न्यू एज स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आपको एक री रेटिंग और री इंटरेस्ट तो दिख रहा है। पेटीएम पर आप क्या लेवल्स देखेंगे? वैसे पेटीएम आज हमारा प्रीफर्ड पिक भी है, हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग दिस आइडियाज में डिस्कस किया था। पेटीएम में जिस तरह से हम चार्ट देख रहे हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है, स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम इसको 600 से बाय करते आ रहे हैं, मतलब रिकमेंड करते आ रहे हैं। 740 तक स्टॉक ने हाई बनाया है, कहीं ना कहीं इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मिलेगा। 20 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो गई, स्टॉक निकला हुआ है, तो करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 760 तक का हमारा टारगेट है, 709 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरे जो न्यू एज स्टॉक है उसमें जोमैटो इज आल्सो लुकिंग गुड ऑन चार्ट, इसमें लेकिन कंडीशनल बाय रहेगा। 75 का लेवल हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टॉक का जो मोमेंटम इंडिकेटर है ऑलरेडी एक ओवरबॉट जोन के अंदर है, सो इधर इसको 75 क्रॉस करने दीजिए, या तो फिर चांसेस है कि इसमें एक कोई भी प्रॉफिट बुकिंग मूव आता है, उसमें 70-72 तक का एक एक्यूमुलेशन जोन है, आप वहां पे भी एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस आपको 70 के नीचे का रखना है, और कहीं ना कहीं 90 तक ये स्टॉक जा सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। तो पेटीएम एंड जोमैटो दोनों एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी मेरे हिसाब से आप बाय करके जा सकते हो। ऑलराइट, तो ये इन पेटीएम पर भी आप बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यहाँ से खरीदने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ फंडामेंटल नजरिया लेते हैं, और फंडामेंटल पिक्स देने के लिए आज हमारे पास राहुल शाह मोतीलाल ओसवाल से बने हुए मुनाफिक का लेकर। ठीक है राहुल, बताएं मॉर्निंग कौन से हैं दो स्टॉक्स आपके रडार पे आज? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक दो स्टॉक्स,
एक तो हम देख रहे हैं कि केमिकल स्पेस के अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम से हम मंदी का दौर देखते हुए देखने को मिला है। लास्ट 2-3 क्वार्टर्स हैव बीन वेरी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज, और ये क्वार्टर के अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है और वर्स्ट इज बिहाइंड ऐसा लगने को लग रहा है। तो हमने चुना है उसमें से नोसिल मिड कैप स्पेस के अंदर, जो मिड कैप अभी फ्लेवर रहा है मार्केट के लिए। तो Q3 से वर्सेस Q4 नंबर्स बेटर थे। रबर केमिकल्स के साइकिल टर्न होते हुए थोड़ी देखने को मिल रहे हैं, इसका मार्केट शेयर बेहतरीन होते देखने को मिला है। स्टॉक मेरे ख्याल से आप देखो तो कुछ विद सिंक विद द मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनी ने कुछ चला नहीं है। 16 टाइम्स अर्निंग FY25 के हिसाब से मिल रहा है। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। मैनेजमेंट का कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था ये रिजल्ट के टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से टायर स्टॉक्स नतीजे आए और टायर स्टॉक्स में कमबैक देखने को मिल रहा है, ऑटो एक स्पेस फेवरेबल हो रहा है, तो मेरे ख्याल से नोसिल्स में रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। तो 270 के लक्ष्य के लिए लिया जा सकता है, मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा। सेकेंड हम देखें कि PSU बैंक में Q3 की अर्निंग्स के टाइम पे जो अच्छे खासे मोमेंटम बिल्ट हुए वो हाई बनाए। फिर मेरे ख्याल से Q4 के अंदर मेरे ख्याल से अब मार्केट वापस नए तेजी की ओर आ रहा है, लेकिन PSU बैंक में मेरे ख्याल से वो देखने को नहीं मिला है। तो सेकेंड स्टॉक में रेकमेंड करूँगा वो है कैनरा बैंक। जिस तरह से रिजल्ट्स आए, ऑल 3 सेगमेंट्स दे फायर्ड अप, असेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि 0.9 बुक पे मिल रहा है। तो अगेन हायर लेवल्स पे मार्केट में जहां वैल्यू पिक है तो रिस्क कम है। अगर के कोई कारण से गिरावट होती है तो आपके पोर्टफोलियो अच्छे रहें, तो मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड अगेन कैनरा बैंक में देखने को मिल सकता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा 400 रुपये के लक्ष्य के लिए। राहुल, बहुत शुक्रिया इन बातों के लिए और अपने स्टॉक आइडियाज देने के लिए। नोसिल काफ़ी दिनों बाद कोई डिस्कस करता हुआ नजर आ रहा है। इसके चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब ज़रा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक लिया इन्होंने। हाँ, इसका 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। राहुल शाह का कॉल नोसिल पे। आगे बढ़ते हैं। किरण, भारतीय एयरटेल में भी एक ब्रेकआउट आ रहा है, 850 रुपये के आसपास पहुंच गया है। प्रीवियस पूरा करेक्शन 1-1.5 महीने का खत्म करके इस भाव पे होल्ड करना चाहिए या नया ले सकते हैं? सो भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो जस्ट एन अपडेट, जिस दिन इसका रिजल्ट आया था उसी दिन हमने मॉर्निंग शो के अंदर ये डिस्कस किया था 795 के बीच में हमने ही रिकमेंड किया था बाय 780 के स्टॉप लॉस के साथ। वहां से स्टॉक आज 844 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होने को है। तो करंट मार्केट प्राइस से क्या ले सकते हैं, तो जवाब हाँ है। अगर कोई भी डिप आता है तो डेफिनेटली इसमें भी लेना चाहिए। 824 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। जब तक 824 होल्ड है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें ये अपसाइड कंटिन्यू रह सकती है। 868 का पिवट हाई है, जैसे ही वो क्रॉस होगा तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 900 तक की रैली हम भारतीय एयरटेल में देख सकते हैं। तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। 824 के स्टॉप लॉस से कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाना चाहिए। लॉन्ग करके जाना चाहिए। इसी तरह करेक्टिव फेज के बाद एक L&T में भी हरकत आ रही है, और L&T अगर आप देखिए कल अहेड ऑफ द पॉलिसी भी बहुत कड़क हो गया था। ये वाला चार्ट देखिए। हाँ, और ये मैं थोड़ा लंबा चार्ट एक बार दिखाइए इसका। ये 2450 के आसपास करीब गया था, फिर करेक्ट हुए 2200। अब एक सेकंड राउंड इसके अंदर स्टार्ट हुआ है। कपिल, जरा L&T बताइए क्या ट्रेड बनता है यहाँ से? यस, L&T का जो पहले तो काफी अच्छा खासा एक मूव देखने मिला था, और हम अगर निफ्टी इंफ्रा सेक्टर की हम अगर बात करें तो उसने एक ऑल टाइम हाई लेवल कल भी रजिस्टर किया है। सो इट इंडिकेट्स दैट कि काफी एक जो कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक है, वहां पे काफी एक अच्छा सा मूव हमें देखने मिल रहा है। L&T एक काफी अच्छे मूव में रहा होता, थोड़ी दिन का एक कूल ऑफ देखने मिला था हमें, काफी बड़ा थोड़े दिन पहले गैप डाउन भी देखने मिला था, लेकिन वो गैप डाउन के बाद में प्राइसेस नीचे आए, स्टेबलाइज होकर पिछले 4 दिनों से काफी अच्छा मूव कर रहे हैं। हर एक स्टॉक, हर एक मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर में ही चल रहा है, और तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम का इंडिकेशन दे रहा है। तो 2315 पे ये स्टॉक चल रहा है, और इसका जो पहले के जो डिस्ट्रीब्यूशन पैच था, काफी छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन पैच था, तो ट्रेडर्स के लिए मुझे लग रहा है कि अभी भी इसकी मोमेंटम बरकरार रहेगी, और ऊपर में 2350 में जो लोअर बैंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था इसका टाइनी, तो वहां पे हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सके। सो फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे यहाँ पे 35 to 40 रुपीज की और एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। 30-40 रुपए और भाग सकता है L&T, इस पे आप नजर बना के रखिए। मयूरेश, एक हाल ही में IPO आया था सुला विनयार्ड्स। ये वाइन बेचने वाली शायद अकेली कंपनी है लिस्टेड स्पेस में, और कोई मुझे बता रहा था कि कोई और अगर आप अल्कोहलिक बेवरेज लें से
100 लीटर अगर देश में किसी एक साल में विस्की बिकती है या बियर बिकती है, तो उसके कंपैरिजन में वाइन की जो कंजम्पशन है वो 1 टीस्पून के बराबर है, उतना कम है। मयूरेश, सुलह का विनयार्ड का कारोबार आपने एनालाइज किया है? इस भाव पे वैल्यूएशन कैसा दिखता है? मॉर्निंग अजय। नहीं, आई थिंक एक नीच प्ले है, डेफिनेटली है, और कंजम्पशन पैटर्न्स के हिसाब से यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक बहुत मिनिस्क्यूल है कंपेयर्ड टू व्हाट बियर एंड द अदर ड्रिंक्स आर कंज्यूम्ड, बट वो भी आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रोपोर्शन में कमी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एज डेमोग्राफिक्स आर चेंजिंग, जैसे चेंजिंग हैबिट्स हो रहे हैं, हमारी ईटिंग और ड्रिंकिंग स्टाइल्स बदल रहे हैं, QSR restaurants and all these players will definitely remain in focus for the next few years. जो सूला I think कर रहा है in terms of both expansion, आज जो है numbers post कर रहा है, थोड़े headwinds जरूर आए थे in terms of some management changes, but कहीं ना कहीं I think margins stable रहे हैं। expectation है कि जो wine tourism की बात कर रहे हैं, वहाँ पे I think एक अच्छा traction होगा। And when you're probably looking at wines across price points, I think सूला एक बहुत readily available choice होता है, at least for Indians who are very very price sensitive, specifically when it comes to wine. So yes, momentum बिल्कुल बरकरार रहेगा। Valuations obviously I think from the IPO listing price थोड़े higher end of the range है, but कहीं ना कहीं I think because of the niche and exclusivity that it has got, कहीं ना कहीं I think एक momentum जरूर बरकरार। तो चलिए, सुलह विनयार्ड्स न्यूज फ्लो भी है और इसी के चलते फोकस में भी नजर आ रहा है। कई सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स प्लेस भी है जिस पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि कल अच्छी खासी मजबूती लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में भी, और आज स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में भी प्रमोटर के शेयरों में खरीदारी की खबरें आ रही हैं। लेकिन चलिए, ये सारे के सारे शेयरों पर बातचीत होती रहेगी। एक्शन स्टॉक्स कैटेगरी में कौन से शेयर्स हैं, पूजा आज लेकर आई हैं एक्शन 5 स्टॉक्स। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले बात करते हैं टाटा कम्युनिकेशन की, और एनालिस्ट मीट हुई थी जिसमें कि FY 23 से 27 के बीच डिजिटल रेवेन्यू दोगुना करने का लक्ष्य है और मार्जिन 30 से 25% रहने का अनुमान है। एथर इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए। यूएस की ग्लोबल ऑयल कंपनी के साथ LOI पूरा किया, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट, और उसके जरिए 300 करोड़ सालाना आय की उम्मीद बताई जा रही है। टीटागढ़ वैगन भी फोकस में रहेगा। पिछले काफी समय से रेलवे स्टॉक्स फोकस में चल रहे हैं, और टीटागढ़ वैगन की 10 जून को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें QIP के जरिए और अन्य माध्यम से कंपनी की पूंजी जुटाने की योजना है। इसके अलावा आप कुछ और कैश सेगमेंट की पर नजर डालें तो ग्रीव्स कॉटन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी को नेगेटिव वॉच लिस्ट में डाल दिया है। और आखिर में बात करते हैं आइनॉक्स विंड की। एबेनर्जिया रिन्यूएबल से कंपनी को 100 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते आज स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए, सारे के सारे शुक्रिया पूजा, ये सारे शेयर्स हमारे साथ लिस्ट डाउन करने के लिए। लॉजिस्टिक्स प्लेस में कपिल स्नोमैन लॉजिस्टिक्स प्रमोटर ने 11 लाख शेयर्स 40 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं, और अल कार्गो लॉजिस्टिक्स के चार्ट्स भी देखेंगे। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में कल हमने देखा ऑलमोस्ट 5 से 7% के मूव थे, और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे स्टॉक प्राइस जो है अच्छी खासी मजबूती के बीच प्री ओपन में ट्रेड करती हुई दिख रही है। इस बीच रुपए की ओपनिंग भी हुई है। 82 रुपए और 55 पैसे के मुकाबले 82 रुपए और 59 पैसे पर रुपया खुलता हुआ आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और अल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर कपिल, आपकी टेक्निकल चार्ट चेक। स्नोमैन लॉजिस्टिक को मैं देखता हूं तो एक टेक्निकल श्रेणी होती है, लोअर हाई लोअर लो की सीक्वेंस की, तो इसका बरकरार रहा हुआ है, लेकिन वो एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम होने के बाद में स्टॉक प्राइस कुछ स्टेबलाइज कर रहे हैं, और उसके जो 3940 के जो पहले के वीकली रेजिस्टेंस लेवल थे, वहां पे हमें ऊपर की ओर क्लोजिंग देखने मिली हुई है। तो एक कहां ना कहां पे एक काफी इनिशियल स्टेज पे स्टॉक का कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसके हमें देखने मिल रहे हैं। डेली चार्ट पे कल के दिन में हमें काफी अच्छा मूव देखने मिला था, स्टॉक 11% से ऊपर है, लेकिन इन सारे स्टॉक में नॉर्मली वैसे देखते हैं कि ये जो 11% अपसाइड मोमेंटम था, तो उसके जो पहले के रेजिस्टेंस लेवल थे कुछ 40-42 लेवल्स के अराउंड थे, तो वहां पे ही उसने अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इतना काफी लुक्रेटिव नहीं है और शॉर्ट टर्म में काफी अच्छी मोमेंटम आ गई है, तो यहाँ पे फ्रेश बाय का रिकमेंडेशन ना करते हुए स्टॉक प्राइस को थोड़ा सा मैं कूल ऑफ होने दूंगा। लेट्स से 41 के लेवल पे चल रहा है, तो 39 जो कल की एक्सपांडेड रेंज कैंडल का एक मिडिल पॉइंट है, तो वहां तक मैं इसका वेट करूंगा, और वहां से अगर कुछ मुझे रिवाइवल साइन देखने मिलती है तो मैं इसमें री एंटर हो सकता हूं। और जो पार्टिसिपेंट्स, जो ट्रेडर्स जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, तो वो 39 के स्टॉप लॉस के साथ इसको स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, और ऊपर में जैसे ही 42 का लेवल हमें ब्रीच होते हुए देखने मिलेगा, तो स्टॉक में कुछ 44 रुपीज तक की अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। ऑलराइट, ठीक है,
स्नोमैन पे आपका व्यू पॉजिटिव है, ऊपर का आप लेवल देख रहे हैं। आज बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट कौन सी है? बिग बोल्ड ब्रोकरेज हमारा एक खास सेगमेंट है, विमाक्षी हम तक लेकर आए। यहाँ ये स्टॉक को ध्यान से सुनते फिर डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है पीबी फिनटेक के ऊपर। हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि स्टॉक में करीब 42% का ईयर टू डेट अपमूव नजर आया था और लार्जली ये मैनेजमेंट की गाइडेंस जो है FY27 के लिए नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ पोस्ट करने की, ये लार्जली फैक्टर इन कर रहा है। अगर हम देखें FY23 में कंपनी ने 80% की ग्रोथ रेट पोस्ट की थी, मगर FY24 में ये ग्रोथ रेट हाई बेस के चलते 30% तक स्लो डाउन हो सकती है। इसके अलावा एड स्पेंड्स पर जो कंपनी कटबैक कर रही है उसका इम्पैक्ट शायद आ सकता है ग्रोथ रेट्स पर, मगर फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी कम है और कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो करीब 90% प्लस है। इनफैक्ट जो उनका कोर इंश्योरेंस बिजनेस है वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है 13% EBITDA मार्जिन के साथ। वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर हम देखें तो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर नज़र आ रहा है। FY25 का जो प्राइस टू सेल्स उनका रेशियो है वो है 6 टाइम्स का एज़ कम्पेयर टू पेटीएम जो 3 टाइम्स का है। ओवरऑल सारे पॉजिटिव फैक्टर इन लग रहे हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से अंडर परफॉर्म की राय दी है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस अनचेंज रखा है 600 रुपये प्रति शेयर पर। ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस व्यू दिया है उन्होंने और अंडर परफॉर्म करने की बात की है। टारगेट 600 रुपये रखा है, यहाँ 632 तक तो वो पहुँच गया है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू विमाक्षी ये समझाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, कुछ बोरा भी हमारे साथ पैनल पर आई, उनसे भी बात करते हैं। कुछ मॉर्निंग आपके आज के रिकमेंडेशंस क्या हैं? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप तो पॉजिटिव ही लग रहा है। इसके चलते जो दोनों रिकमेंडेशन है बाई साइड की ही हैं। पहला है मेटल स्पेस से। काफी स्टॉक्स में इसमें हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा है। एक वेरी क्लियर ब्रेकआउट जो हमने कल देखा है वो है JSW स्टील में। सो मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। 745 और 760 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 720 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है ये फाइनेंशियल स्पेस से है, AB कैपिटल। अगेन इस स्टॉक में भी अच्छा खासा मोमेंटम है। स्टॉक ने जब डिप भी लिया तो 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके 2 दिन में रिबाउंड किया है। सो यहाँ पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। 176 और 179 ये आपके दो टारगेट से 171 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो चलिए AB कैपिटल पर खरीदारी की कॉल्स कुछ की तरफ से और इंडेक्स पर भी पॉजिटिव आउटलुक। प्रशांत सावंत भी हमारे साथ। प्रशांत गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक आइडियाज स्पॉट किए हैं आपने? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक क्विक अपडेट। लास्ट थर्सडे व्हेन सभी जगह मेटल्स पे नेगेटिविटी थी तब मैंने फर्स्ट टाइम हिंडाल्को पे बाय दिया था और मंडे को मैंने ऐड दिया था। आई थिंक द मूव हैज जस्ट स्टार्टेड, तो उसको होल्ड कीजिए। 440 के आसपास तो कम से कम जाना चाहिए। उसके ऊपर अगर सस्टेन करें तो 460 भी नजर आएगा। और जहां तक आज की बात है तो मेरा फर्स्ट पिक होगा दावत। यहाँ पे मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 110 स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस। जो टारगेट होगा वो 150 150 का होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा IRCON और इसमें मेरा स्टॉप लॉस होगा 82 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। टारगेट मेरा 95 का टारगेट 1 और 100 का टारगेट 2 होगा। ओवरऑल दोनों ही पैटर्न में ब्रेकआउट बैक बाय वॉल्यूम दिख रहा है, तो इसलिए मैं इन दोनों के साथ जाना चाहूंगा। और जैसा मैंने अपडेट दिया, हिंडाल्को में और मेटल सेगमेंट में ओवरऑल बने रही। ओके, रेलवे स्टॉक्स में फिर से एक एक्शन तो दिख रहा है, राइट? इरकॉन हो, IRCTC हो, रेलटेल हो। एक्चुअली मेरी नजर इसी बात पे जा रही थी। ये जुपिटर ने भी QIP किया था और कुछ HNIs ने जुपिटर वैगन्स में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अभी ये बता रही थी अपनी पूजा की अब दूसरी जो कंपनी है उधर भी QIP हो रहा है टीटागढ़ वैगन्स में। तो ये वैगन कंपनी जो है पैसा रेजिंग के मोड में आ रही है। ये मैं बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और क्योंकि कैपेक्स नहीं करेंगे, पैसा नहीं रेज करेंगे तो कैसे बढ़ेगा? 10 जून को है इनकी बैठक। जी हाँ, वही। लेकिन ब्रिटानिया के बारे में मैं बात करना चाहूंगा प्रशांत से। ब्रिटानिया में कल एक बड़ा ब्रेकआउट आया। अगर हम देखें तो ब्रिटानिया के नंबर अदर कंज्यूमर कंपनी से बेहतर आए थे। लाइफ टाइम हाई पे आ गया। डॉक्टर साहब, इसमें अगर आप इसका लंबा चार्ट दिखाएंगे ऑल टाइम हाई करीब आ गया है और अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। सारी चीज़ें, वीट में प्राइसेस नीचे आए हैं, चीनी के दाम घटे हैं, ब्राज़ील में भी काफ़ी बड़ी आउटपुट होने की बात है, पैकेजिंग के दाम घटे हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्रूड नीचे है और वॉल्यूम ग्रोथ धीरे धीरे अब रिटर्न करती हुई नजर आ रही है। तो वही फंडामेंटल बात। चार्ट्स क्या बोलते हैं? 5000 के करीब पहुंच गया। प्रशांत, क्या लेवल्स दिखते हैं? इसमें होल्ड करना चाहिए? जी अजय जी गुड मॉर्निंग। और मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश एंट्री इस लेवल पे स्ट्रिक्टली नहीं बोलूंगा क्योंकि रिस्क बड़ी हो जाती है। थोड़ा डिप मिल जाए तो डेफिनेटली, बट मुझे लग नहीं रहा है कि फिलहाल इस डायरेक्शन में डिप मिलेगी।
तो जिनके पास है वो बिल्कुल बने रहिए, बट अगर एंट्री करनी है एफएमसीजी में तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डाबर एक बहुत अच्छे लेवल पे करीबन 560, तो यहाँ पे आप 545 550 के जोन के बीच, डिपेंडिंग ऑन आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, कितना रिस्क एपेटाइट है, आप स्टॉप लॉस रखो मतलब 550 के नीचे, और मुझे लग रहा है कि ये करीबन 580 तक भी जा सकता है, तो स्लो मूवर होगा, बट मुझे लग रहा है एफएमसीजी में इस लेवल में अगर कोई लेने लायक स्टॉक है तो वो डेफिनेटली डाबर होगा। डाबर ये भी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया हुआ है, 530 वाला इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है 560 के करीब। ठीक है, डाबर को आप फेवर करेंगे वर्सेस ब्रिटानिया, लेकिन ब्रिटानिया आपके लिए होल्ड है अभी, नॉट अ फ्रेश बाय। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इस स्टॉक के ऊपर नजर डालते हैं कुश के साथ। कुश, गोकुलदास के चार्ट्स अगर आप देखें जरा, गोकुलदास में कल एक काफी बड़ा मूव आया और 3 दिन पहले कमेंट्री भी देके गए हैं मैनेजमेंट हमारे चैनल पे, हमारे शो पे, कि वर्स्ट जो है वो मार्जिन का खत्म हो रहा है। इसका चार्ट दिखाइए, 400 रुपये 420 का लेवल जब से इसने क्रॉस किया है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े मूव्स कम है लेकिन बढ़ रहा है 500 रुपये की तरफ। क्या होल्ड करना चाहिए अभी 500 के लिए? जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही चॉइस भी दी है इन योर क्वेश्चन कि इसे होल्ड करना चाहिए। ये रीजन बहुत सिंपल है। आई थिंक करीब 8 या 10 सेशंस पहले ही ये 390 के करीब हुआ करता था, तो 400 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद बहुत ही राइज जो इसका जो राइज है अभी एकदम वर्टिकल रहा है, बहुत शार्प अप मूव रही है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहे तो डिप्स पे करे 440 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, बट हाँ एग्जिस्टिंग पोजीशन हो आप बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। मोमेंटम इज डेफिनेटली विद द स्टॉक, सो यहाँ पे आप 490 और 500 के जो जोन्स हैं ये भी आते हुए देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को है आप 455 के करीब लगा के चलें। फ्रेश बाइंग ऑन डिप्स, एग्जिस्टिंग पोजीशन बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, गोकुलदास एक्सपोर्ट कंपनी के मैनेजमेंट भी हमारे साथ थे और गिरावट पर खरीदारी की राय इस वक्त टेक्निकली भी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन बेरिंग स्टॉक्स में प्रशांत क्या हो रहा है? एनआरबी बेरिंग सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 17% चल गया है। एसकेएफ भी के चार्ट्स भी देखिए, अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। एनआरबी बेरिंग 195 के लेवल्स पर। जी मानसी, पिछली बार जब अजय जी ने मुझे सवाल पूछा था तो मैं एक ही बात कही थी कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर को जब बेरिंग्स के बारे में पूछोगे वो हमेशा बाय ही कहेगा, तो डेफिनेटली एसकेएफ इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, और एनआरबी भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। बट इस लेवल पे अगर आप लेना चाहो तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 180 180 का रखना होगा, तो उससे बेहतर होगा अगर आपको करीबन 190 तक की डिप मिल जाए तो आप 180 क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से एंटर करो। मुझे लग रहा है डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, इसमें बने रह सकते हैं। ओवरऑल ये जो एक सेगमेंट है आप अगर इसको देखो, ये स्लो मूवर रहता है बट ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है। जैसे ही मार्केट मोमेंटम पकड़ता है ये मोमेंटम में हमेशा पार्टिसिपेट करता है, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सेगमेंट, इसमें से एक पिक तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपके इस स्पेस में एसकेएफ आपके रिकमेंडेशन होंगे आज, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी है। आपसे कुछ देर बाद गवर्नर साहब हमें बताएंगे कि वो आज क्या व्यू देने वाले हैं, क्या कमेंट्री पर नज़र होगी, स्टांस पर नज़र होगी, और अंकुर भी हमें आरबीआई हेडक्वार्टर से लगातार मिल रहेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ और क्विक स्टॉक्स पे ले लेते हैं। कल हमने देखा शुगर स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा एक्शन था और ब्रेकआउट स्टॉक्स में श्री रेणुका शुगर भी दिख रहा है। क्या एक बार किरण आप इसके चार्ट चेक करके बताएंगे कि आज भी शुगर स्टॉक्स खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए? सो अगर शुगर स्टॉक की हम बात करें तो रेणुका वैल्यू में डिस्कस करें तो एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं अभी भी उसको है। स्टॉक में 45 का एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस अभी तक भी नहीं हुआ है, तो 45 के ऊपर अगर रेणुका टिक जाता है तो फिर मेरे हिसाब से वहां पे हमें एक बेट लेनी चाहिए जहाँ पे 50 का टारगेट रहेगा और नीचे में 42 43 का स्टॉप लॉस। कहीं ना कहीं 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। लेकिन अगर शुगर स्टॉक में अगर किसी को ध्यान देना है तो धामपुर शुगर वुड बी द प्रिफर्ड स्टॉक। एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 2-3 बार इसने 270 का लेवल टेस्ट किया था, वहां से स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया था और नीचे कहीं ना कहीं हार्ड बॉटम बनाया है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, धामपुर शुगर अगर 270 का लेवल आज क्रॉस हो जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 300 तक की रैली हम धामपुर शुगर में ले सकते हैं। तो धामपुर शुगर ऑलरेडी हमने कल से हमारे क्लाइंट्स को दिलवाया है, हम आज भी इसमें बुलिश है। अगर 270 क्रॉस होता है तो वी वुड लाइक टू लॉन्ग अगेन। और जो ओवरऑल स्टॉक जो राइट, कुछ वेरी क्विकली, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या टारगेट? कल 2500 के करीब बंद हुआ, निफ्टी की मदद की, आज क्या क्रॉस करेगा कुछ? जी हाँ, जब मोमेंटम वेरी लाइकली कंटिन्यू रह सकता है। इंट्राडे के हिसाब से लें तो 2535 और 2570 के जो टारगेट्स हैं ये इन प्ले आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये आपका रहेगा 2490 के करीब। ओके, ठीक है। तो मार्केट्स के अंदर अब
आज एक अच्छी बढ़त के साथ होने के चांसेस हैं। आज बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल बैंक निफ्टी ने हुआ क्या है कि कल वो थोड़ा साइडवेज था। आज जब आरबीआई गवर्नर बोलेंगे ज़्यादा तेज़ी से इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर आएगा। अगर आप शुरुआती आंकड़े देख रहे हैं तो निफ्टी के अंदर आज आप कोई भी ऐसा शेयर नहीं देख पाएंगे जो 1% से ऊपर खुल रहा होगा। आज खुलने वाले शेयर्स में एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प और टेक महिंद्रा है, जहाँ पे बढ़त करीब आधे % के आसपास की है। इस समय निफ्टी पे आप देख पा रहे हैं 725 के ऊपर है, नुकसान तौर पर 1 पॉइंट भी नहीं है और सेंसेक्स में सिर्फ 2 पॉइंट का नुकसान है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर दम काफ़ी है। और पहला टिकाने को है एडवांस डिक्लाइन आपको करीब 1000 के ऊपर आज फिर से मिलनी ही चाहिए और अगर मिल जाती है तो ये भी बेहतर हो जाएगा। 1250 शेयर आज बढ़कर खुले हैं, 250 शेयरों के अंदर गिरावट है। निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट ही ओपन हुआ है आज और अब हरे निशान में आता हुआ बैंक निफ्टी भी अपनी गिरावट को धीरे धीरे करके कम कर रहा है। अब सिर्फ 15 पॉइंट का नुकसान है। सेंसेक्स भी आ चुका है हरे निशान में और बैंक निफ्टी भी तैयारी कर रहा है हरे निशान में आने की। जल्दी से देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से बन रहे हैं। एनटीपीसी के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आधे % से ज़्यादा की मजबूती अब हो चुकी है। हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले और पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स, इन सब के पास करीब आधे % की बढ़त है। अगर आप पहले 5 से 6 शेयर चेक करेंगे ना, इसमें से कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो कि निफ्टी को एक नए ऑल टाइम हाई पे ले जाए। इसमें रिलायंस नहीं है, एचडीएफसी नहीं है, इसके अंदर इन्फोसिस नहीं है, इसके अंदर टीसीएस नहीं है, इसके अंदर तो थोड़ा सा है इसके अंदर अभी। इसलिए शायद हो सकता है मिस्टर गवर्नर की वेट करनी पड़े कि जब वो क्या बोलते हैं और उसके बाद शायद मार्केट के अंदर एक और राउंड ऑफ मोमेंटम आता जाए। आज गिरने वाले शेयर्स जरा चेक करते हैं तो उसमें आपको बीपीसीएल दिखेगा, शुरुआत में करीब आधा% ऊपर। कल अच्छी क्लोजिंग देखे गए थे बट लेकिन आज फिर से नीचे है, थोड़ा क्रूड ऊपर आया है। कोटक महिंद्रा बैंक, आयशर मोटर, एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स भी आज शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर हुए हैं। ये करीब आधा पौने 1% नीचे है। अगर आज आप स्क्रीन चेक कर रहे हैं पहले 5-6 शेयरों की तो आपको थोड़ा बहुत बैंकिंग और ऑटो में मुनाफा वसूली दिख रही है। ध्यान रखा जाए दोनों ही इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं और इससे पहले ही चल चुके हैं। तो आज जब मिस्टर गवर्नर अपनी बात रखेंगे तो इन दोनों शेयर्स का फिर से चर्निंग आप बदलते हुए भी देख सकेंगे। और इस बीच एडवांस डिक्लाइन अब आपके 1400 वर्सेस 350 शेयरों का हो चुका है। जल्दी से नेक्स्ट 50 वाले शेयर्स भी चेक कर लेते हैं। आज मार्केट 10 बजे तक ऐसे ही आपको रखेगा। 10 बजे के बाद रियल एक्शन शुरू होगा। 10 बजे से पहले तो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है, यानी कि जो कल आप बंद करके गए आज जो ओपन कर रहे हैं सिर्फ इतना ही रहेगा बस। इसके अलावा अगर आप चेक करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर, एचपीसीएल के अंदर आज 2.5% का नुकसान वापस आया। अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जैसे कि ग्रीन्स, टोटल गैस और ट्रांसमिशन, ये तीनों कैश की कंपनीज हैं, आधा% नीचे हैं। बढ़ने वाले शेयर्स में नेक्स्ट 50 के अंदर कैटेगरी चेक करेंगे तो आपको बर्जर दिखेगा, गोदरेज कंज्यूमर्स दिखेगा, पीडीलाइट दिखेगा, एवेन्यू सुपरमार्ट दिखेगा, एचडीएफसी एएमसी दिखेगा। तो आज अगर आप नेक्स्ट 50 वाला कॉलम भी चेक कर रहे हैं ना तो इसके अंदर कुछ खास बड़ा मोमेंटम आपको दिख नहीं रहा। हीट मैप आपको और दिखा देते हैं इस समय की सिचुएशन क्या है। फिर प्रियंका आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में और मेहमानों के बारे में से पूछ के बता देंगे कि इस समय करना क्या चाहिए। आप जो लास्ट लेग देख पा रहे हैं ना, इसमें आपको बैंकिंग स्टॉक्स दिखेंगे और थोड़े बहुत वो शेयर्स दिखेंगे जिनका कल का क्लोज अच्छा था, जैसे कि बीपीसीएल का कल का क्लोज अच्छा था, आज प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। एक्सिस बैंक नीचे आ गया, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर नुकसान है। बजाज ग्रुप के शेयर्स अभी भी काफ़ी ऊपर है, आप देख रहे होंगे टॉप लीडरशिप में बजाज के शेयर आपको दिख रहे होंगे। और साथ ही साथ अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर 1/4% की बढ़त है, लेकिन इसके कैश के शेयरों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब छोटे मझोले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है प्रियंका। एब्सोल्युटली। देखिए मिड कैप में कुछ एक्शन जहां आपको कल दिखा था वहां से कंटिन्यू दिख रहा है। टोरेंट पावर इस वक्त टॉप गेनर है मिड कैप स्पेस में, 5% की मूव आज भी है। कल स्टॉक लगभग 16% चला था टोरेंट पावर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इन्हें कुछ ऑर्डर मिले थे और आज भी उसमें एक मूव दिख रही है। दूसरा स्टॉक टाटा एलेक्सी, उन्होंने कोई नया लॉन्च किया है और जिसके वजह से आप इम्पैक्ट भी देख रहे हैं 3-3.5% का। डिक्सन फिर से आपको थोड़ा सा वापस आता हुआ दिख रहा है, एक बड़ी मूव का कुछ दिन का बस ब्रीदर था। रियल एस्टेट स्टॉक, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस में आपको प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में आज मूव दिख रही है। सोना बीएलडब्ल्यू, यहाँ पर भी न्यूज़ के बाद हमने एक्शन देखा था और एमएससीआई फ्लोज वहाँ से इसमें मूव जो शुरू हुई थी आज आपको फिर से इसमें मूव दिख रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस में भी मूव है और हॉस्पिटल सेगमेंट में आपको फोर्टिस हेल्थ केयर पे न्यूज़ दिख रही है। एचपीसीएल लूजर्स में आप बात कर लेते हैं। टॉप लूजर में इस वक्त एक रिपोर्ट अंडरवेट की रिपोर्ट एचपीसीएल पर, वहाँ से प्रेशर दिख रहा है, लगभग 2.5% नीचे एचपीसीएल का काउंटर है। वरुण बेवरेजेस में आपको लगभग 2% की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। मैक्स हेल्थ केयर में भी अच्छी मूव थी पिछले कई दिनों से।
यहाँ पर भी आज 1% का दबाव दिख रहा है और पीबी फिनटेक पर भी एक अंडरवेट की रिपोर्ट का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, लगभग 1.25% नीचे दिखाई दे रहे हैं। पॉलीकैप जैसे स्टॉक्स में भी थोड़ा सा प्रेशर आज के दिख रहा है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स ने फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाया है अभी बाजार फ्लैट है, निफ्टी बैंक निफ्टी पॉलिसी का अपमूव आपको कल ही लास्ट आवर ट्रेड में दिख चुका है, तो थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आना लाजमी है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप फ्रेश 52 वीक हाई की तरफ इंडेक्स बढ़ चुकी है। एक राउंड ऑफ ओपनिंग ट्रेड्स हम अपने पैनलिस्ट से ले लेते हैं, उसके बाद स्टॉक स्पॉटिंग करेंगे। प्रशांत आप बताइए, ओपनिंग ट्रेड आपको क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ओवरऑल मुझे लग रहा है अजय जी की फार्मा शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर का फ्लेवर होगा बहुत स्ट्रांग। फिलहाल मुझे लग रहा है एक नैटको फार्मा, ये कंपनी मुझे काफी अच्छे लेवल्स पे लग रही है। डेफिनेटली मोमेंटम नहीं है, बट मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक अगले 5 से 6 महीनों में अच्छा दे सकता है। ये 625 पे मैं इसमें पोजिशनली 590 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखूंगा और हर टिप में पोजीशन ऐड करूंगा। मुझे लग रहा है यहाँ से 725 730 तक जाने की क्षमता रखता है। ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा किरण? सो ओपनिंग ट्रेड में जिस तरह से मार्केट खुला है, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो मिड कैप काउंटर है या तो अक्रॉस द मार्केट काफी अच्छे स्टॉक्स ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो प्रिफर्ड पिक रहेगा वो IRCTC रहेगा। रेलवे के अंदर ऑलरेडी हमने एक अच्छे खासे मूव्स देख लिए एंसिलरी स्टॉक्स के अंदर। कहीं ना कहीं IRCTC वहां पे एक अंडर परफॉर्म था। अब रिसेंटली उसने एक ब्रेकआउट दिया है अपना 640 650 का एक ब्रेकआउट, एक पिवट पॉइंट था, एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी 654 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है 650 तक तो मेरे हिसाब से हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल बेट भी हमें लेनी चाहिए इसमें। 630 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं 700 से 720 का एक अनफिल्ड गैप है। हमें लग रहा है कि वहां तक की रैली ये देख सकता है। तो इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल कॉल दोनों के हिसाब से IRCTC इज लुक प्रेफरेबल पिक। ऑलराइट, कुछ से समझते हैं, कुछ आपकी क्या होंगी ऑब्जर्वेशन? वेल डेफिनेटली एक्शन फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से ही है, सो मेरा भी पिक वहीं से रहेगा। स्नाइडर इलेक्ट्रिक ये स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने इसमें बहुत अच्छा स्पर्ट आते हुए देखा था, फिर पिछले 2 सेशन में थोड़ा सा म्यूटेड हुआ था, बट दैट इज ऑलराइट। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी। स्नाइडर इलेक्ट्रिक बाय करके चले, 245 का आप स्टॉप लॉस लेके चले। पहला टारगेट 265 एंड दूसरा टारगेट है ये 275 के करीब का निकल के आ रहा है। तो इसमें मोमेंटम 3 दिन 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। This stock could continue its upward run. ओके, मिड कैप और स्मॉल कैप रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर नजर है कुश की। कपिल, आप कहां पर ट्रेड आइडिया स्पॉट कर रहे हैं? यस, यहाँ पे मैंने श्री सीमेंट को स्पॉट किया हुआ है, जो तो अपने 3 से सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी मोमेंटम में है और श्री सीमेंट ने भी एक 3 से 4 दिन का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अभी ब्रीच कर रहा है। तो 25,950 के लेवल पे चल रहा है। तो 25,600 का स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, और ऊपर में हमें कुछ 26,500 की अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है श्री सीमेंट। राइट, मयूरेश, PI इंडस्ट्रीज 2 या 3 क्वार्टर्स से अच्छे रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, कमेंट्री भी ठीक है। वैल्यूएशन कैसे लगते हैं इस भाव से? आज भी 2-3% ऊपर है PI इंडस्ट्रीज, 3800 रुपए हो गया। अभी ये 3000 क्रॉस हुआ है कुछ 2-3 महीने पहले। नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक नंबर्स काफी बेहतर है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक हैज गिवन अ सिग्निफिकेंट मूव, और जो एक मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंडेड है वहां से कंफर्ट नहीं आ रहे ऑन दी ओनिल लेंस। एट द सेम टाइम व्हेन यू आर प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे अगले 2 वर्षों के लिए विद अ हेवी बेस दैट इट हैज गॉट क्रिएटेड फॉर FY23, ऑब्वियसली जो नए क्लाइंट्स ऐड कर रहे हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज डेफिनेटली बढ़ेंगे, मार्जिन की प्रोफाइल ठीक ठाक रहनी चाहिए, बट क्या इंक्रीमेंटल बॉटम लाइन विल ग्रो एट एन एक्सपेंडेड पेस ऑफ मोर देन 25-30% जो जस्टिफाई करेगा लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस कंपेयर्ड टू इट्स ओन स्टैंडर्ड डिविएशन जो मीन एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं पिछले 2 से 3 वर्षों में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, बट बिल्कुल ये स्टॉक्स के साथ मोमेंटम बरकरार है, बिकॉज द एंटायर प्रीमाइस दैट प्रॉब्लम गोज विद PIs दैट विद न्यू क्लाइंट्स रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक रहने वाली है और मार्जिन प्रोफाइल एक सीमित दायरे में रहेगी, which is quite reasonable to expect an operating leverage to get played out. ठीक है, कुछ टाटा एलेक्सी की आज की तेजी पर कितना भरोसा करना चाहिए? एक मजबूत चाल 3% की तेजी दिखाने के बाद अब वापस प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ रही है। दरअसल कंपनी ने इसरो के साथ एक करार किया है, पार्टनरशिप डील की है क्रू रिकवरी मॉडल्स बनाने के लिए। क्या राय होगी?
देखिए ओवरऑल सेटअप इसका इतना खराब भी नहीं लग रहा है। आज की जो हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं ये प्रोबेबली जस्ट बिकॉज मार्केट्स थोड़े से म्यूटेड हैं बिफोर द आरबीआई अनाउंसमेंट, इसके चलते हो सकती है। अच्छा खासा गैप अप है एंड ब्रेकआउट ऑफ अ वेरी नाइस अपरन जो हम कुछ समय से देख रहे थे। यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी भी बने रह सकते हैं। 8,000 का पहला टारगेट होगा आपका, 8150 का दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो है इसको आप करीब 7,800 जो है इसके पास का ही लेके चलें, जो आज हमें ब्रेकआउट मिला है इसके इसके जो लोज हैं उसके करीब का। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, ब्रेकआउट है, मेरे हिसाब से ये मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू रह सकता है। पहले 5 निफ्टी के टॉप काउंटर्स में आज फिर से आपको ऑटो के बिगीज दिख रहे हैं। हीरो मोटर को अब 2% तेज है। टाटा मोटर्स पर भी आज कई सारी ब्रोकिंग है, 575 तक पहुंच गया, वहां 1.25% की मूव है। और बजाज ऑटो पे 1% की मूव है। तो टू व्हीलर स्पेस और साथ ही जितना भी एफएमसीजी स्पेस है उनके लिए भी ऑफ कोर्स मूवमेंट तो रहेगी और नजर भी रहेगी कि क्या आज कॉमन्स आते हैं रूरल रिकवरी को लेकर। लेकिन इस बीच कुछ और दूसरे स्टॉक जैसे टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, इनमें भी अच्छी मूव दिख रही है। मेटल में जो एक रीबाउंस है जेएसडब्ल्यू स्टील या टाटा स्टील, क्या इसकी तेजी और बढ़ सकती है कुछ? जेएसडब्ल्यू स्टील तो आज सुबह का मेरा कॉल भी था, हमने डिस्कस किया था 745 के टारगेट के लिए। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है, मैं कहूंगा सेकंड टारगेट जो है उसके लिए बिल्कुल इसको होल्ड करके चले, 760 का जो टारगेट है। अगेन मेरा व्यू इस पे पूरा जो मेटल पैक है इस पे अभी भी यही है कि डेफिनेटली आप इनको मोमेंटम के लिए, ट्रेडिंग बाउट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। बहुत बड़ी पोजिशनल बेट्स नहीं लेंगे बिकॉज अभी तक बहुत क्लियर साइंस नहीं है कि जैसे आईटी ने एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट दिया है वैसे मेटल पैक का ब्रेकआउट आया है। लेकिन हाँ, जिस तरीके के हम बाउंस देख रहे हैं फ्रॉम लोअर लेवल्स अक्रॉस सर्टेन स्टॉक्स जैसे टाटा स्टील हो गए, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गए, हिंडाल्को फॉर दैट मैटर जो प्रशांत ने थोड़ी देर पहले कहा, तो इन स्टॉक्स में आप डेफिनेटली एक ट्रेडिंग बाउट के लिए प्ले कर सकते हैं बिकॉज बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो जब ये रिकवरी आएगी तो दिस विल बी हार्ड, दिस विल बी फास्ट। जेएसडब्ल्यू स्टील कंटिन्यूज टू रिमेन माय टॉप पिक। 760 के सेकंड टारगेट के लिए इसे होल्ड करें। अब आप जो स्टॉप लॉस है उसको अप करके 735 का कर सकते हैं। ओके, राय जेएसडब्ल्यू स्टील पर कॉल भी थी कुछ की तरफ से, लेकिन केमिकल प्लेज में मयूरेश एक बार आप अपनी राय दीजिए। टाटा केमिकल्स के चार्ट्स को पुल अप करते हैं, अच्छी मजबूती के बीच वहां पर ट्रेड्स भी हैं और पिछले 8 महीनों में अच्छा एक्शन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से टाटा केमिकल्स जो है वो दिखा रहा है। कुछ प्लान्स भी है ईवी बैटरी प्लांट लगाने के, इसके अलावा रिस्ट्रक्चरिंग जो यूएस ऑपरेशंस पर ही करने जा रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि प्ले आउट कर रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप जो देख रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज पर बाजार के दिग्गज थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और ये सारे के सारे दिग्गज जो हैं क्रेडिट पॉलिसी की डीप डाइव एनालिसिस करेंगे हमारे साथ। नीलेश शाह होंगे हमारे साथ 9:30 बजे से, गरिमा कपूर होंगी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत होगी क्रेडिट पॉलिसी पर और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद सारे के सारे टेक अवेज पर। मयूरेश, कमिंग बैक टू यू, केमिकल प्लेज पर आपकी राय दीजिए। एब्सोल्युटली, जैसे आपने टाटा केमिकल्स का जिक्र किया, जो इलेक्ट्रिक बैटरीज में इनका एक फोरे करने की एक इच्छा रख रहे हैं, आई थिंक काफी पॉजिटिव न्यूज है। जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जो आज सोडा ऐश की डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है, ऑब्वियसली लार्ज पोर्शन ऑफ दैट गेट्स डिटरमाइंड हाउ चाइना विल प्रोबेबली कम बैक इन द सेकंड हाफ। बट जैसे एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ है, कहीं ना कहीं आई थिंक एक्टिविटी रिज्यूम हो सकती है। ऑब्वियसली थोड़ी डैम्पनिंग है सोडा ऐश प्राइसेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, but both UK, that is UK/European and US operations should show signs of stability as far as pricing is concerned. And this lithium battery or battery development news is obviously positive. But chemical as a space, I think काफी interesting है. And again, I think in terms of the product mix, in terms of the export opportunities, in terms of backward integration, कहीं ना कहीं I think stocks like AMI Organics as an example, Anupam Rassayan has moved up quite significantly. But जो chemical companies, I think electrolyzers ये space में है, companies like Neogen as an example as well. I think ये सारी companies को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि exponential growth related to EV and special chemicals ये अगले 3 से 5 वर्षों में हो सकती है। ये सारी companies शायद इसमें सफल हो सकती है।